अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन सालिहन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अच्छा जी, शुरू करते हैं बात को। तो शुरू करते हैं जी पोस्ट रिजल्ट बैच। अगेन आज का एजेंडा क्या है, मैं पहले एजेंडा लिख दूं। आज हमारे मल्टीपल एजेंडाज हैं यहाँ पे। हम जो एजेंडे हैं उनको बारी बारी नोट करते हैं। पहला एजेंडा हमारा ये होगा कि ऑटम 21 में व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। बल्कि एक ये तो हम बात कर लेंगे। सेकंड नंबर पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरऑल चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें, ठीक है। क्विकली बात करेंगे। वालेकुम सलाम अमर शेख, वालेकुम सलाम अशम, ठीक है। और सेकंड नंबर पे व्हाट वेंट रॉन्ग इन ऑटम 21। ऑटम 21 की अटेम्प्ट में अगर कोई अनसक्सेसफुल रहा तो क्या वजह थी, ठीक है। नंबर 3 के व्हाट आर द चेंजेस, सिलेबस में चेंजेस क्या है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू ओवरकम। ओवरकम कैसे करें। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ वो लोग इसमें हैं, वो जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आई थिंक नो मतलब आपको के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक गाइडेंस मिल जाएगी। व्हाट आर द चेंजेस इन सिलेबस, ये जनरल सवाल है जी उन लोगों का जो रीसेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल अप्रोच, और फिर लास्ट में पोस्ट रिजल्ट बैच की टाइमिंग वाइमिंग ये वो कि पोस्ट रिजल्ट बैच चलेगा कैसे, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो भले लास्ट वाला जो पोस्ट रिजल्ट बैच वाला जो हमारा एरिया होगा उसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी, बिल्कुल ले सकते हैं सुल्तान, को मसला नहीं है। तो पोस्ट रिजल्ट बैच हाउ इट विल प्रोसीड। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा एजेंडा है आज का, ठीक है जी। ये 5 एजेंडे हैं कि चैलेंजेस क्या होते हैं सीएमए में आम। फिर 2021 के पेपर में क्या हुआ, 2021 का पेपर भी हम रखेंगे सामने। ये था 2021 का पेपर कि 2021 का जो पेपर था, सही है, इसमें क्या हुआ, सही है। क्वेश्चन वाइज एक हम कोशिश करेंगे कि एक जो है वो बात कर लें कि अब वो जो क्वेश्चन है इनका कितना जो है वो अमल दखल है हमारे नए कोर्स में, ठीक है जी। तो ये अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस पे बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे बात हो जाएगी व्हाट आर चेंज इन सिलेबस, ठीक है। और ग्रेड वगैरह क्या है, ठीक है। ओवरऑल अप्रोच फॉर सीएमए, आइदर सेल्फ स्टडी और टेकिंग क्लासेस। ये मतलब जो लोग क्लास ले रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब पहले तो बताएं जरा जल्दी से कि चैलेंजेस सीएमए के बारे में, कैफ 3 के बारे में क्या चैलेंज है, क्या चैलेंजेस होते हैं वैसे ओवरऑल। पहला एजेंडा आज का। फिर हम बात करेंगे ना जरा चीजों पे। जवाब दें। सही है। और क्या मसला आता है सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में। बिल्कुल ठीक है। और मोस्ट डिफिकल्ट पेपर तो देखें, पढ़ के जाएंगे तो मुश्किल कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे तो मुश्किल लगेगा। हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन, यस। पहले एक चैलेंज हुआ करता था कि लेंदी कोर्स, ये एक चैलेंज था प्रीवियसली। अभी ये थोड़ा सा बेहतर हो गया है, कैसे बात करेंगे, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है। और क्या चैलेंज है इसमें, और क्या चैलेंज है, पूरा टाइम नहीं हो पाता, ये बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का मसला आ गया। और हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन, सही कह रहे हैं सानिया अली, ये एक चैलेंज है बिल्कुल कि कैसे सवाल शुरू करें। और बताएं, पैनिक जल्दी हो जाता है, प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं जी, एग्जाम प्रेशर या पैनिक अटैक पेपर में हो जाता है, हाथ पांव छुल जाते हैं, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, तो लगता है बस गए अब तो। स्टक इन वन पॉइंट एंड डोंट मूव फर्दर, ये इधर टाइम मैनेजमेंट में ही आएगा, ये टाइम मैनेजमेंट एग्जाम्स में ही आएगा मेरे ख्याल से, एक ना से। अच्छा, इनको ओवरकम करने की बात करेंगे। अच्छा, और क्या था इसके अलावा, और क्या मसला है, चीजें जल्दी समझ नहीं आती, ये तो हाशिम मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। एक दफा हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी, रट्टा लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, तो फिर तो परेशानी होगी।
फॉर्मेट, हाउ टू नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये इसको मैं यहाँ ऐड करूंगा। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, ठीक हो गई बात, सही है। और ओवरऑल डिवीजन करना आसान नहीं होता, ठीक है, ये चैलेंजेस, डिवीजन करने का दिल नहीं चाहता, क्या बात है अब, ठीक है, ये सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा ये भी पहला एजेंडा है, फिर इसके बाद आएंगे ऑटम 21 के पेपर पे भी, सही है। अच्छा, अब लेंथी कोर्स में तो मैं कहूंगा कि यार अब रेमेडी क्या है, तो रेमेडी तो यहाँ आईकैप नहीं देती, ये कोर्स 4 टॉपिक्स जिसमें मैं आगे डिटेल बात करूंगा आर ट्रांसफर्ड आउट एंड ओनली वन न्यू टॉपिक है दैट इज, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की कि 4 में से 2 बड़े टॉपिक चले गए जिसमें मैं डिटेल में बात यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और एक टॉपिक जो मैं बहुत अरसे से, जब मैं सीए फाइनल पढ़ा रहा हूँ, जब से 2014 से सीए फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां से जो है ये बात हुई। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड भी दे दूँ थोड़ा सा रास्ते में, क्योंकि मैं डायरेक्टली शुरू हो गया। नाम मेरा सऊद तारिक है एंड बहुत क्या कहते हैं अरसे से सीए को पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं टीचिंग से जो मेरा ताल्लुक रहा है वो तो 2005 से रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट अगर मैं वैसे बात करूँ तो थोड़ा सा मैं एजुकेशनल जर्नी की बात करूँ तो आई कंप्लीटेड माय ओ लेवल्स इन 2006, I completed my A levels in 2008, then I completed my ACCA in 2010, and then after doing ACCA I moved to CA, then CA में आया और CA में मैंने उस वक्त मुझे ये जो आपका CA कैफ है ना, उस वक्त A to D होता था मॉड्यूल, उसकी एग्जामिशन मिली, ठीक है, मैं KPMG में आ गया यहाँ पे, वहां से मैंने CA फाइनल के पेपर दिए क्योंकि मेरे एग्जाम था कैफ लेवल या 1 to D A to D एग्जाम था। तो देन उसके बाद 2014 विंटर 2014, ठीक है, वो मेरी क्वालिफाइंग एग्जाम थी एंड आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट विद एन आर्टिकलशिप जैसी मेरी एंड हुई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। और 2014 के बाद से अब जो है वो ऑनवर्ड 2021 हो गया है और अब मैं जो है वो क्या कहते हैं करंटली टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, टीचिंग वैसे कब से कर रहा हूँ मैं, वैसे मैंने टीचिंग कर रहा हूँ 2005 से, ओ लेवल कंप्लीट करने से पहले 2005 में मुझे याद है कि जो है मैंने पहली बार पढ़ाया था पाक स्टडीज, थ्योरेटिकल एरिया पढ़ाया था पहले, वो अलग बात है, बाद में फिर मैं प्रैक्टिकल एरिया पे चला गया। 2005 में मैंने सबसे पहले जो है वो टीचिंग शुरू की थी, बैक इन 2005, सही है, व्हेन आई यूज्ड टू टीच पाक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज ओ लेवल्स की पढ़ाता था, ठीक है। फिर वहां से मैंने ओ एंड ए लेवल्स के पेपर्स पढ़ाने शुरू किए, ए लेवल्स पढ़ाना शुरू किया एंड टिल 2014 यहाँ तक, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से थोड़े टाइम पहले तक, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक इस जो एरिया में मैंने जो है वो जो टीचिंग की है, इस एरिया में ओ लेवल्स, ए लेवल्स, ACCA, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पढ़ी लगातार, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंटिंग, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ओ लेवल इकोनॉमिक्स, ए लेवल इकोनॉमिक्स, ये सब एरिया अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है वो यहाँ पे पढ़ाया। अच्छा, उसके बाद फिर ये CA की टीचिंग कब से शुरू हुई, CA की टीचिंग के लिए मैंने शुरू किया 2014 में, एक मिनट देंगे, तो 2014 में मैंने जो है CA पढ़ाना शुरू किया, इस टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले। और जो मेरी पहली CA की एसोसिएशन थी वो थी CA फाइनल के पेपर होता था मॉड्यूल F का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना, नाम सुना है आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैक मॉड्यूल F का नाम सुना है, चले सबको छोड़े, क्या आपने मॉड्यूल F का नाम सुना है? मॉड्यूल F होता था पहले जी, जो लोग कॉस्टिंग रीसेट कर रहे हैं उनको पता होगा, शायद मैक के कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो जो मॉड्यूल F का मैक था मैंने पढ़ाना शुरू किया, जो कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन 2014 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल जी, मॉड्यूल सिस्टम के बारे में सुना था आपने, जबरदस्त हो गया। यस, ये पहले की स्कीम में होता था, 2017 तक था। तो मॉड्यूल F का मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2014 में पढ़ाना शुरू किया, अगस्त 2014 में, और उसके बाद से फिर मैंने जो है कैफ 8 जो पहले अभी कैफ 3 हो गया CA में, ये पढ़ाना शुरू किया 2015 से, ठीक है। BFD का एरिया मैंने पढ़ाना शुरू किया लिमिटेड पहले 2016 से, सही है।
और BFD फुल पढ़ाना शुरू किया मैंने, BFD जो CFAP 4 है, कंप्लीट BFD पढ़ाना शुरू किया 2019 से। और उसके बाद जो है ये MSA 2 का एरिया अभी मैंने इस साल से शुरू किया 2021। तो आप अगर गौर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आई एम टीचिंग CAF 3 नाउ जो CMA है, आई एम टीचिंग CAF 6 जो भी नया पेपर है MFA, ठीक है। देन आई एम टीचिंग CFAP 4 BFD, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रिस्पेक्टेबल नंबर जो है वहाँ पर मौजूद होता है। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग MSA 2। तो आगे गौर करें तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आपसे, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यार देखो ये इतना बड़ा जर्नी है, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, हाँ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव CAF 3 पास करना थोड़ी है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है CA करना। MSA 2 के बाद तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो ना, आखिरी MSA है, पता है ना MSA होता है लास्ट में, जब फर्म में होते हो तो पहले CFAP करना पड़ता है 1 से 6 और MSA के 2 पेपर होते हैं 1 और 2। क्या ख्याल है? तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यहां तक पहुंचना। तो हम क्यों ना अभी से ही, क्यों ना हम यहीं से ही वो टेक्निक्स, वो अप्रोचेस, वो तरीकेकार अपना लें जो हमें आगे यहाँ भी हेल्प करें, CFAP में भी हेल्प करें और MSA 2 में भी हेल्प करें, MSA में भी हेल्प करें। और मजे की बात ये चीजें कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई लेट से जो है वो मैथ्स पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं बिजनेस स्टडीज, नहीं मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नहीं, ये कनेक्टेड है आगे आपस में, ये सारी बातें कनेक्टेड। तो आज मतलब आपको मैं ये एक, क्योंकि आप लोग थोड़े डिमोटिवेट हुए हो, ठीक है, कुछ लोग जो लोग रीसेट वाले हैं वो डिमोटिवेट हुए हैं, तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो बात ये है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ पे हमने अपने आप को ठीक कर लिया ना, इधर सीख लिया, पेपर निकालना सीख लिया, पेपर टेक्निक समझ ली, मिजाज समझ लिया इस पेपर का, तो ये मिजाज कैरी फॉरवर्ड होगा अगले पेपर में, ये मिजाज कैरी फॉरवर्ड होगा CFAP में, ये मिजाज कैरी फॉरवर्ड होगा MSA। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पढ़ते जाओगे, नहीं, बिल्कुल इसमें नई चीजें आएंगी, बहुत ज्यादा नई चीजें। मिजाज समझते हो, एटीट्यूड, अकाउंटिंग का अलग एटीट्यूड है, डेबिट क्रेडिट का अलग एटीट्यूड है, लॉ का अपना ही एटीट्यूड है, ऑडिट का डिफरेंट एटीट्यूड है। तो ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ आपसे कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रुक गया है तो टेंशन की बात नहीं है, आप ये समझे कि अब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यहाँ है ना, तो अगर यहाँ कोई गलती हो गई तो अच्छा है, पहले गलती हो गई, बाद में गलती बड़ी महंगी पड़ती है, सेमीफाइनल की गलती बहुत महंगी पड़ती है ना यार, ग्रुप स्टेज में गलती हो जाए मसला नहीं है, हाँ ग्रुप मैच में, प्रैक्टिस मैच में गलती हो जाए कोई मसला नहीं है, मगर सेमीफाइनल फाइनल में गलती होगी तो फिर ज्यादा नुकसान होगा, समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि यार आज ही ना, आज हम तैयार कर लें कि हम अपनी अप्रोच में चेंजेस लाएंगे, और वो अप्रोच अगर किसी का MFA है तो यहाँ ठीक है, और अगर MFA नहीं है तो कोई बात नहीं, BFD तो मिलेगा आगे, उसका मिजाज भी ऐसे ही, वहां भी कोई फॉर्मेट नहीं है, वहां भी यही इश्यूज है, ये जो इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले जो मैंने इश्यूज बताए, सीरियसली स्पीकिंग ये इश्यूज BFD के भी हैं, 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 ठीक है, और ये इश्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट है, वहां भी 80-85 मार्क का अटेम्प्ट हो पाता है, वहां भी ये जो है क्योंकि फॉर्मेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, मगर ये नहीं मुश्किल नहीं है, देखो मैं वापस कहूंगा, किसी ने कहा जी बहुत मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं, अगेन तरीका समझ लें, फ्लेवर समझ लें, मिजाज समझ लें, ठीक है, अप्रोच समझ लें, तो यार मैं कहता हूं कि फिर ठीक है, जल्दी गलती हो गई ना कोई बात नहीं, पहले कैच ड्रॉप हो गया ना तो कोई बात नहीं, अब आगे कैच नहीं ड्रॉप होगा, आगे फिर हम तैयारी करके जाएंगे ना यार, हमें पता है कैच पकड़ना कैसे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? खैर, तो कमिंग बैक टू दिस, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेजोरिटी, क्योंकि सेशन ही पोस्ट रिजल्ट वालों का है, तो मेजोरिटी इसमें वो लोग होंगे जो शायद आ जाए रीसेट करे होंगे, अगेन मैं कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज करूंगा, रीसेट का क्या मतलब है कि कोई बात नहीं, एक बार वापस पेपर देना पड़ेगा, यहाँ पे रीसेट कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, मगर अल्लाह ना करे ना, यहाँ जितने से आगे बढ़ते जाओगे जिम्मेदार होते जाओगे, एज भी बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी, टाइम भी कम होता जाएगा, CFAP और MSA में तो खास तौर पे, क्योंकि MSA में तो हो गए उस वक्त तो बिल्कुल सीनियर हो गए, बिल्कुल सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचे हो गए, ठीक है ना, आर्टिकल जब खत्म होने वाली होगी इंशाल्लाह, CFAP में हो गए अगेन, यहाँ पे तुम ट्रेनी हो गए, पूरे दिन रात जो है वो काम करते होगे और रात में जाके क्लासे लेते होगे ऑनलाइन, वो भी रिकॉर्डेड, क्योंकि वहां तो फिजिकल क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझे? तो कहने का मतलब है कि वहां पे तो आप फुल टाइम स्टूडेंट हो गए, नहीं फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो गए, आप फुल टाइम से क्या बन जाओगे, पार्ट टाइम। तो यार अगर मैंने वहां पे जाके कोई गलती की ना, पार्ट टाइम स्टूडेंट हूं मैं, तो वहां ज्यादा बड़ा लॉस है, वहां तो 80,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल आएगी, क्योंकि बहुत करीब हो ना, अभी तो चलो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हम सोचते हैं हमने बड़ी मेहनत की, यार मेहनत हर किसी ने की, देखो जो लोग पेपर देने जा रहे हैं ना ICAP में, थोड़ी सी बस मैं 1 मिनट लूंगा फिर मैं वापस आ रहा हूँ उस पर,
अगर 100 लोग पेपर देने जाते हैं, आप मुझे बताएं कितने लोग मेहनत से पेपर देते हैं, ईमानदारी से बताएंगे, क्या लगता है आपको? ऐसे ही पार्टिसिपेट करें ना, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन तो इन सेशन की जान होता है। अगर 100 लोग बैठे हैं किसी हॉल में, तो आपको क्या लगता है कितने लोग प्रिपेयर करके आते हैं वाकई में? सच बताइएगा, आपका अंदाजा क्या कहता है? नहीं, वाकई जो प्रिपेयर करके आते हैं 75%, 70%, 90%, 40%, 85%, 90%, एटलीस्ट 60%, 80%, 99%, क्या बात है, 90%, 80%, मोर देन 60%, ठीक है। अच्छा, मैं समझता हूँ पर्सनली बीइंग अ टीचर, मैं बताऊं, इसमें ना जो तैयारी करके आते हैं ना, मतलब तैयारी, अच्छा अब तैयारी के दो मवाद में होते हैं, अच्छे और बुरे भी, ठीक है ना। एक होती है बहुत ही अच्छी तैयारी, बहुत ही अच्छी तैयारी वाले तो कम होते हैं, मगर यार एक मुनासिब तैयारी एक नहीं, जिसे कहते हैं कि नहीं यार मैंने कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है, सारे टॉपिक रिवाइज नहीं कर सका आखिर के 1-2 दिनों में, तो कहने का मतलब है मैं समझता हूँ यार 75% तो कहीं नहीं गया कम अज कम। ये मैं बड़ा प्रूडेंट होकर बता रहा हूँ, मगर मैं पर्सनली समझता हूँ यार 75 से ज्यादा ये 90 के आसपास होती है, क्योंकि यार बहुत कम लोग होते हैं जो कैसी मुंह उठा के पेपर देने आ जाए। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मगर एक बात समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कोई ऐसे ही क्या, हाँ यार चलो यार देख के आते हैं क्या होता है पेपर में, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ कैफ के बच्चे जो है जैसे भी हो, शरारती हो, मीम बनाते हो, जो भी करते हो, मगर यार पेपर कितना मैंने देखा है पढ़ते हैं। तो 75 से 90 या 10% हो सकते हैं कुछ लोगों के, आधा अंडर प्रिपेयर करके गए हो, ऐसे ही तजुर्बे के लिए गए हो, ऐसे ही उन्होंने कहा चलो यार ठीक है पैसे भर दिए थे, पैसे पेपर के देख के आ जाते हैं क्या होता है, सही है। अब पास कितने लोग होते हैं? अगर 75 ही मान लो, तो मरे से मरा 75 बच्चा वो है जो प्रिपेयर करके आया, पासिंग परसेंटेज क्या है इस बार कितनी थी, क्यों बताएगा? पासिंग परसेंटेज 75 में से, ऐसी बात करें, वैसे तो 100 में देखनी चाहिए, अभी कितनी चाहिए? 33 आई है इस बार, पूरी 33.33 आई है, सही है अमीर, हाँ बिल्कुल, मुर्तजा बाकिर 33 बिल्कुल सही का, 36 नहीं आई आशिम, आई थिंक 33 आई है जो अभी आना है। तो यार 33.34, क्या बात है, एग्जैक्ट बता रहे हैं मुजाहिद। तो 33 अगर आप डिवाइड करो 33.34, क्या आधे बच्चे पास हुए? 75 का आधा क्या बनता है? 75 का आधा भाई 37.5, मतलब जो प्रिपेयर करके जा रहा है उसमें से भी आधे बच्चे पास नहीं हुए। इट मीन्स क्या मतलब है कि जो प्रिपरेशन की जा रही है ना, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे भी कुछ हमें कमी कोताही कुछ है, जो शायद आई कैप के लेवल पे नहीं पहुंचा पा रहा हमें। एक लेवल होता है हमारा कि हमें लगता है कि जी इतनी तैयारी कर लो काफी है, और एक लेवल होता है आई कैप का, अगर हमारा लेवल इतना है ना और आई कैप का लेवल इतना है, कभी पास नहीं होंगे खुदा ना खास्ता। और अगर मिसाल के तौर पे आपने अपना लेवल बढ़ा के इतना कर लिया, तो अब आई कैप का लेवल अगर इतना भी है ना तो कोई मसला नहीं है, आप अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस अपने लेवल से होते हो ना, तो भी आप आई कैप के लेवल को क्रॉस कर लोगे, ठीक है। तो अच्छा एक और बात, चलो एक छोटी सी बात, यार लास्ट अटेम्प्ट में कितना था कॉस्टिंग का रिजल्ट, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो पिछले अटेम्प्ट में किसी को पता है पासिंग परसेंटेज कॉस्टिंग का कितना था लास्ट अटेम्प्ट में, जो बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी, बहुत बच्चे पास हुए थे, 49%, वेरी गुड, 48, 49, 49 कर लेते हैं चलो, 49। तो यार क्या 49 का मतलब है सब पास हुए? तब भी क्या, तब भी सब पास हो गए? 75 जो लोग पेपर के गए थे, चलो 20-25% मजाक मस्ती में गए, 25% बच्चे मान लेते मस्ती, हालांकि 25 नहीं होते मेरे हिसाब से, ये ना 10 से 15 होता, खैर क्योंकि मैं तो लोगों से बात कर रहा होता हूँ। तो यार तो भी देखो क्या सब पास हो गया, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, बेहतरीन, ना नल का अटेम्प्ट कहा जाता है उर्दू में, नहीं, तो इट मीन्स कि यार जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन में कुछ हमें और बेहतरी की हमेशा हमेशा इंप्रूवमेंट होती है, और ये वो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार चलो ठीक है यहाँ कमी कोताही हो गई ना, कोई बात नहीं, आप अभी से ना अपनी हैबिट, अपनी आदतें, अपना मिजाज ऐसा कर लीजिए कि आपको अभी आगे जो बिल्कुल सीएट की जो आखिरी सीढ़ी है लास्ट, अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम टीचिंग ऑल दीज पेपर्स, तो मुझे पता है कि यार बच्चे को यहाँ क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ क्या रिक्वायर्ड है, इधर क्या रिक्वायर्ड है, और आखिर में क्या रिक्वायर्ड। और मजे की बात ये इन तीनों का ऐसा नहीं कि फ्लेवर एक जैसा है, मतलब मगर सिमिलर है, मतलब ये नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट सेम है, मतलब कंटेंट सेम नहीं है, कंटेंट यहाँ का जैसे मैंने कहा ये थोड़ा न्यू कंटेंट है, यहाँ का भी न्यू कंटेंट है, कुछ नई चीज आ जाएंगी, एमएससी में भी कुछ नया कंटेंट है, मगर क्या है कि वो अप्रोच, वो टेक्निक, वो मिजाज, ठीक है, वो आपको जो है यहाँ पे अगर आप सीख लोगे तो आगे आसानी हो जाएगी। क्या ये बातें समझ आ रही है? तो खैर, तो मैं कहने का दिल बर्दाश्त ना, थिंक बिगर, बड़ा सोचें यार, आपको तो बहुत आगे जाना है, इतना जल्दी हिम्मत हारेंगे, क्योंकि मैं तो अभी पिछले 2-3 दिन से यही कर रहा हूँ, लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, ठीक है, लोग पूछ रहे हैं क्वेरीज वगैरह ये वो कि जी हम क्या करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतनी अटेम्प्टें हो गई, कोई बात नहीं, हो गई ना, हो गई, अब आगे क्या करना है, बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े। अच्छा बस एक लास्ट बात इसमें मैं कर दूं, कॉस्टिंग से डेडलाइन की जरूरत नहीं है, वो अभी मैं बात करूंगा, काफी सी चीजें कुछ इजी भी हो गई हैं, ठीक है जी, ये बात हमने कर ली है। हाँ बस एक बात मैं और करूंगा, छोटी सी बात, जहन से ना निकल जाए,
यार पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे, ये पासिंग मार्क्स कितने, ये डायलॉग में बीएफडी में बहुत यूज करता हूँ, पासिंग मार्क्स कितने हैं मैं बता रहा हूँ अभी, मुइन आगे आ रहा है, ये एजेंडे का पार्ट है यार। पासिंग मार्क्स 50 है ना, आप 50 नहीं लेंगे, आप 50 भूल जाए, आई कैप का 50 है ना लेवल, नहीं आप 50 पे नहीं जाएंगे, आपने आज से तैयार करना है, और जो कि मेजोरिटी रीसेट है तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, आपने 70 मार्क स्कोर करने। कितने, 70 नहीं 50 नहीं, हमारा टारगेट चेंज हो गया जी, ठीक है ना, टारगेट रिवाइज है हमारा, हम 70 मार्क का सोचेंगे, 70 का सोचेंगे तो कट कटा के एडवर्स वेरिएंस आएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्लस माइनस होते होते किस पे आ जाएंगे हम, 55-60 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यार ये कुछ बातें मैंने कहा आपसे कर दूं, ठीक है। तो खैर इंशाल्लाह ये सफर जारी रहेगा, और कोशिश ये करनी है कि अभी से बात कर लें। तो चलें जल्दी जल्दी बात करते हैं अब, थोड़ा सा बिल्कुल ओवरऑल चैलेंजेस पे बात करके फिर मैं इधर, ठीक है, चैलेंजेस सिलेबस के चेंजेस को पहले बात कर लूंगा, ठीक है, 1 के बाद 3 पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, सही है। 7 का नहीं, अटेम्प्ट 70 का नहीं करना है, अटेम्प्ट आपने 90 का करना है। अभी मैं बताता हूँ ये वाली बात, अटेम्प्ट हम 80 का कर पाते हैं, 80-85 का, 90 का करें, क्वालिटी अटेम्प्ट करें, और पेपर में जो पासिंग मार्क्स हम सोचते हैं ना 50 है, नहीं 50 नहीं, आप अपना लेवल बार अप कर ले, आम आदमी से, आम स्टूडेंट से ऊपर लेके जाए अपने आप, 50 नहीं 70 का सोचे, परफेक्शन पे जाए, ठीक है ना। और आ सकते हैं, कैलकुलेशन वाला पेपर है यार, कोई थ्योरी तो है नहीं कि 5 में से हमेशा 3.5-4 मार्क ही मिलेंगे, 5 में से 5 ही मिल सकते हैं, 10 में 10 भी मिल सकते हैं। खैर अच्छा यार, ये लेंदी कोर्स है तो इसका तो यहाँ पे कुछ हद तक जो है अदाला हो गया, आईकेप ने अदाला कर दिया। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम, इसका क्या करें, टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है, क्या करें जी। अच्छा टाइम मैनेजमेंट के मसले में मैं 2 बातें करूंगा यार, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ईयरली पेपर किए थे, क्या ईयरली पेपर किए थे आपने 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, और कितने किए थे भी बताइएगा, जिन्होंने किए थे उन्होंने कितने किए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर भी बताएंगे, टाइमर लगा के 3 घंटे 15 मिनट। आगे अभी बात कर रहे हैं, आगे अगला एजेंडा यही है कि नया टॉपिक कौन सा ऐड हुआ, पुराने कौन से डिलीट हुआ, ये अलग से यहाँ पे एजेंडा, ये देखो नंबर 3 एजेंडा यहाँ पे जी। साउथ सोहेल बिल्कुल बात करें, नया टॉपिक कौन सा ऐड हुआ ये अभी आ रहा है जी, कितने किए थे और किसने नहीं किया था, कोई बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी ईयरली पेपर नहीं किए थे, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा, वो तो रैंडम सवाल तो हम करते रहते हैं, मगर टाइमर लगा के वाकई एग्जाम प्रेशर में बैठ के, या ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम नहीं लूंगा मैं आप लोगों के, ऑब्वियसली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि सिखाना ऑब्जेक्टिव है, कोई बात नहीं। देखें यार मैं इसकी रेमेडी बता रहा हूँ, आप ईयरली पेपर सॉल्व करें 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, कम से कम मैं 3 कहता हूँ, आप लोगों से मैं 3 नहीं कहूंगा, 5 पेपर्स कहूंगा, 5 पेपर्स, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, असल में पेपर में भी मैं बताऊंगा ऑटम 21 में क्या होगा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन सिलेक्शन गलत कर ली, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, शायद आप में से कोई हो गए, पेपर से बाहर निकले करके उन्हें बोला ओ मैंने तो 20 मार्क का छोड़ दिया, सामने दोस्त ने बोला मैंने भी 20 मार्क का छोड़ दिया, चलो जी बराबर हो गया, 80 मार्क्स तक गया, और नॉर्मली 80-85 का ही होता है, ठीक है। अब पता चला उसने जो 20 छोड़े ना वो, और आपने 20 छोड़े उसमें फर्क था, आपने 20 वो मार्क्स छोड़ दिए जो पेपर में आसान थे, और बहुत आसान थे, और ऐसे थे कि आप अभी 5 मिनट में आपको दूंगा, मतलब उसी वक्त पेपर में को 5 मिनट देता तो आप शायद कर लेते हो, और दूसरा बंदा जो उसने 20 जो मार्क्स छोड़े वो चीज छोड़ी जो वाकई डिफिकल्ट आई। अब ये क्या हुआ, ये हुआ कि यार उसने क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छी कर ली उस 3 घंटे 15 मिनट में, आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो थोड़ी आगे पीछे हो गई, उसने पहला क्वेश्चन जो पिक किया वो, और जो आपने पहला क्वेश्चन पिक किया वो, उनमें फर्क था। ये बातें उसको कैसे पता चली, ये हुआ है लोगों के साथ, हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बात की है लोगों से, ये हुआ है लोगों के साथ कि लोगों ने पहला सवाल गलत पिक किया, इट वेंट रॉन्ग, कुछ लोगों ने पहला सवाल तो सही पिक किया, मगर जो सवाल बहुत मुश्किल था वो सेकंड या थर्ड में पिक कर लिया, ठीक है। अब हुआ ये कि एंट्रीज का एक आसान सवाल था, सही है, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक आसान सवाल था, सही है, लिमिटिंग फैक्टर का एक आसान सवाल था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिपीट सवाल था, शामिल मैं सारी बातें करूंगा। तो क्या वो कोई एक ऐसी चीज जो पेपर में वाकई स्कोरिंग हो सकती थी वो मिस हुई, ये हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यार ईयरली पेपर करिए, ठीक है, सही है। 78% थोड़ा कम है, मेरे ख्याल से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होता है तो एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे आते हैं। ईयरली पेपर सॉल्व करिए 5 पेपर्स कम से कम, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला पेपर में ना हो। और एक और चीज यार प्लीज, कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा सोल्यूशन रेफर करते हैं प्रैक्टिस के दौरान सॉल्व करते हुए, कितने लोग ऐसे हैं हमें से, जैसे मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन मिला सॉल्व करें, मॉक सॉल्व करें या कोई होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करें, अब जैसे मैं हमारी किताब में होमवर्क क्वेश्चन है, अब मिसाल के तौर आप होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब आप अटके, आपने कहा यार यहाँ मैं अटक रहा हूँ, क्या करूँ, सोल्यूशन देख लेता हूँ, फिर आपने कहा चलो यार ठीक है सोल्यूशन देख लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर वापस सोल्यूशन देखा, फिर आगे बढ़े, फिर एंड कर दिया। सोल्यूशन को देखे बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कितने लोग ही ये सोचे, नाम नहीं लेंगे ऑब्वियसली, हाँ ठीक है,
सोल्यूशन रेफर किया जाता है। अच्छा, एक और सोल्यूशन रेफर करने का तरीका होता है। एक और तरीका क्या होता है कि पहले आप पूरा सॉल्व कर लें, पूरा सॉल्व कर लें अपने हिसाब से, करते जाएं करते जाएं करते, कहीं सोल्यूशन ना देखें, सॉल्व करते जाएं, एंड तक सॉल्व करें। फिर उसके बाद आप क्या करें, दूसरे कलर से देखें सोल्यूशन, और पे जो गलती है उनको मार्क करें, जो गलती है उनको मार्क करें, जो गलती है उनको मार्क करें। यहाँ भी सोल्यूशन देखते हैं मगर एंड में, और एक होता है सोल्यूशन विद इन देखते हैं। कितने लोग दरमियान में देख लेते हैं? अगर दरमियान में देख लेते हैं, सवाल के दौरान देख लेते हैं कि यार टाइम ज़ाया होगा, गलत हो गया, तो सारा काटना पड़ेगा, ये सोच है हमारे जहन में। क्लास में भी मैं जब पूछ रहा होता हूँ, लोग कहते हैं सर अभी बता देना वरना आगे सारा काटना पड़ेगा। फिजिकल क्लास में तो ज्यादा नजर आता है, और ऑनलाइन में भी ये बात होती है। ऐसा है, एक गलती से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, इस पर मैं बात करूं। अब अगर ऐसा है ना, तो यार ये आपको ना यहाँ नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, कहीं ना कहीं टीज करेगी। ये जितना भी एरिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप प्लीज ये टेक्निक कर लें, आप तैयार कर लें आज ही। पहली एक टेक अवे ले जाए यहाँ से। वो टेक अवे ये कि भाई आपने सोल्यूशन जो है ना वो एंड में देखना है। सोल्यूशन कब देखना है? सोल्यूशन टू बी रेफर्ड एट दी एंड। एंड का मतलब है एंड में देखें, जैसे मैंने डायग्राम बनाई, और जो गलतियां आई हैं उन पे मार्किंग करें, लिखें ये मेरी पहली गलती है, ये मेरी दूसरी गलती है, और ये मेरी तीसरी गलती। टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल अभी लग जाए टाइम, पेपर में टाइम बचना चाहिए। जी बिल्कुल, ये पेपर सेविंग मेथड है, टाइम सेविंग मेथड तो है, ये पेपर सेविंग मेथड भी है भाई। कॉन्फिडेंस, अच्छा एक क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अब पता है मसला क्या होता है, पेपर में बताता हूँ क्या होता है। पेपर में क्या होता है, जब आप यहाँ अटकेंगे, सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सोल्यूशन अवेलेबल होगा, क्या करेंगे? आपको आदत है, हमें आदत है, मुझे आदत है लेट से कि जी जहां मैं फंसता हूँ मैं सोल्यूशन रेफर कर लेता हूँ किताब के पीछे, या दोस्त से व्हाट्सएप मंगवाता हूँ, व्हाट्सएप कर दो जरा सोल्यूशन। दोस्त भी बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है, वो हमारा ख्याल करता है, वो व्हाट्सएप कर देता है, हम कहते हैं ओ ये गलती हुई थी, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कि अगर हम सोल्यूशन देखने की आदत बनाएंगे तो पेपर में तो कोई सोल्यूशन दिखाने वाला है नहीं, पेपर में तो कोई बताने वाला है नहीं, तो हम यहाँ क्या हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अभी किसी ने बोलता ना स्टक हो जाते हैं तो आगे समझ नहीं आता, किसी ने कहा था अभी यहाँ पे कमेंट में। तो स्टक होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें ना आदत नहीं होती कि आगे कैसे जाएं, हमें आदत होती है कि आगे उसी वक्त जाएंगे जब कोई हमें सोल्यूशन दिखाएगा। अच्छा फिर करें क्या सर, अगर पेपर में क्या करते हैं या वैसे क्या करें? कहना तो आसान है, अगर मैं यहाँ फंस रहा हूँ तो करूँ क्या? ओ भाई यहाँ फंस रहे हो ना, दो में से कोई एक काम कर लो, या तो यहाँ सोचो 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 और सही चीज निकालो, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो कोई फिगर स्किप कर लो, इस फिगर को स्किप कर लो। स्किप समझते हो, इस एडजस्टमेंट को साइड में कर दो, कुछ और एज्यूम कर लो, 100 एज्यूम कर लो यार, 1000 एज्यूम कर लो, मगर मगर जंप करो। जंप समझते हो, वो एक रेस होती है जिसमें बैरियर रेस होती है, जिसमें बंदे को फलांगना पड़ता है, फलांगते समझते हो, उर्दू का बड़ा फलांगना, जंप करना। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई बीच में रुकावट आएगी तो क्या करेंगे यार, फलांगेंगे ना, बीच में कीचड़ पड़ा हुआ है और आपको सामने जाना है, तो आप कीचड़ पाँव रख के तो नहीं जाएंगे, या ये कहेंगे नहीं पहले कीचड़ साफ हो फिर मैं आगे जाऊंगा, नहीं। अगर आप ही के तो आप जंप करके आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे छोड़ो यार इसको, आगे बढ़ो। अच्छा फिर एक और मसला आ गया, खूब बात, उसको भी छोड़ के आगे बढ़ो, और ये आपको लेक्चर में नजर आएगी बात हमारी। पेपर में एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, बिल्कुल स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, जो आप स्टेप्स करेंगे उसके मार्क्स होते हैं। इस तरह तो जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है कि अगर सेल गलत तो जीपी गलत, जीपी गलत तो नेट प्रॉफिट गलत, नेट प्रॉफिट गलत तो बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। एक सेल ने पूरी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस की ऐसी तैसी कर दी, मगर मार्क आपको सिर्फ एक या दो कटेंगे, या सेल के मार्क कटेंगे, बाकी कोई मार्क नहीं कटेगा। वही रूल यहाँ भी, वही रूल यहाँ भी, कोई टेंशन की बात, ठीक है। तो ये मैंने कहा आपसे बातें कर लूं कि भाई सोल्यूशन टू बी रेफर्ड एट द एंड, ये आखिर में करना है, क्योंकि ये पेपर में क्या होता है कि जब आप, अच्छा यहाँ से कॉन्फिडेंस भी लू, कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें पैनिक अटैक होता है, कितने लोग होते हैं वो कहते हैं पेपर में परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, हाथ पांव भूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, लगता है बस ये सवाल तो गया। ऐसा होता है, एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने अपने आप को टेस्ट नहीं किया होता। हाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ कि यार मैं बस पेपर में एक सवाल में फंसा, एक जगह फंसता हूँ, बस एक जगह, और दिल में यार होता है यार बस ये पॉइंट आ गया तो मेरा पेपर यूं निकलेगा, यूं निकलेगा मेरा पेपर, यूं चुटकी बजाते ही निकलेगा, यूं निकलेगा। नहीं यार देखो ये इस वजह से हुआ, हाँ ठीक है शाफे, बिल्कुल मैं इससे बात करूंगा, मगर मेरी बात समझें कि यार देखो ये अपने आप को अभी थोड़ा अजियत में डाल लो, आजमाइश में डाल लो कि यार मैं जंप कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं, और फिर देखो सोल्यूशन तो रेफर करोगे ना एट द एंड, मिस्टेक्स का लॉग तो बनाओगे ना, 1 2 3 क्या मिस्टेक्स आएंगे, और इससे फायदा क्या होगा, एक और फायदा भी होगा यार, जब पेपर से पहले रिवीजन का टाइम होता है ना, ये जो मैं बात करूँ रिवीजन, रिवीजन करते हैं लोग, कोशिश करते हैं पूरे पूरे सवाल कर लें, लोग कहते हैं पूरे पूरे पेपर सॉल्व कर लें, रिवीजन ऐसे नहीं होता। रिवीजन करने का तरीका ये ना पूरा सवाल वापस किया जाता है, सिर्फ गलतियों को नोट किया जाता है, सिर्फ गलतियों को रिवाइज किया जाता है, रिवाइज योर मिस्टेक्स ओनली यार, जो सही हो रहा है वो सही होता रहेगा। अभी तो भूल गए हो ना, भूले हुए हो, मगर जब रिवीजन का टाइम आएगा तो सिर्फ किसको, मिस्टेक्स को रिवाइज करना। इशू लॉग एक चीज होती है, मिस्टेक लॉग एक चीज होती है, वो बनाना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं यार, देखो बात ये है कि हम पहले दिन ना सीधी राह पे आ जाए, ठीक है,
वो टॉपिक पढ़ना, क्लासेस लेना, वो बात की बात है, वो तो बिल्कुल है, मगर अभी फिलहाल ये तो बात जो बेसिक्स है हमारे इस पेपर के, एक तो होती है टॉपिक की नॉलेज, टॉपिक की नॉलेज तो पहले भी थी, अभी भी हम ले लेंगे, मसला नहीं है, जो कोई कमी कोताही होगी वो हो जाएगी, मगर कुछ जनरल बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। अच्छा, एक जल्दी सी बात, ये हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन ऑन नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसके लिए क्या करें? इसके लिए यार देखो, दो तरह के टॉपिक होते हैं। अगर कॉस्टिंग में ख्याल लोगों का ये होता है कि भाई कोई फॉर्मेट नहीं है, सवाल स्टार्ट करना मुश्किल है, तो भैया एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सम टॉपिक्स हैव फॉर्मेट। कोई टॉपिक ऐसा बताएं जो लोग रीसेट वाले जिनमें फॉर्मेट होता है, इवन पुराने स्टूडेंट भी, हमारे जो करंट बैच के स्टूडेंट, अगर कोई एक आध बंदा ज्वाइन करा हुआ है वो भी बता सकता है। सम टॉपिक है फॉर्मेट्स, कौन सी टॉपिक है इसमें फॉर्मेट है, जिसमें एक ही फॉर्मेट से काम हो रहा होता है? ओवरहेड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। और ठीक है, हम ना इस पे एंड में बात करेंगे कि आर्टिकलशिप कैसे प्लान करें चीजों को। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। M&A, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, वेरी गुड। प्रोसेस कॉस्टिंग भी कह सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में 4 स्टेप्स है। EPU बना लो, कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कॉस्ट अकाउंट बना लो, प्रोसेस भी कह सकते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, वो है एक तरह से, क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू मनी चला गया, टाइम वैल्यू मनी में बात करूंगा, वो चला गया, उस पर यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, वो फिर इंशाल्लाह MFA में बात होगी, ठीक है। तो ये वो एरियाज हैं यार, और पेपर में ये लाजमी आते हैं। मैं ट्रेंड एनालिसिस में बात करूंगा, वेरिएंसेस में फॉर्मूले हैं, बिल्कुल ग्रिप ले लो, समझ लो, जहन में रट्टे नहीं लगाना प्लीज यार, कॉस्टिंग को रट्टा नहीं लगाना, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा। फॉर्मेट कॉन्सेप्ट लॉजिक्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट लॉजिक्स, और कुछ नहीं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में फॉर्मेट है, बिल्कुल सही का। और ऐसा एक और काम क्या करो, प्रैक्टिस टॉपिक्स, प्रैक्टिस मोर फॉर टॉपिक्स विदाउट फॉर्मेट। कौन से टॉपिक है इसमें फॉर्मेट नहीं है? प्रैक्टिस मोर फॉर टॉपिक्स विदाउट फॉर्मेट। कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पे फॉर्मेट का मसला आता है? CP एनालिसिस, वेरी गुड। और CP या ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं जिसे। और रेलेवेंट कॉस्टिंग, वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड, इसमें मसला आता है, बिल्कुल सही है। ये मेरे ख्याल, और ये पेपर में लाजमी आता है तकरीबन। CP बीच में गायब हो गया था, मगर इस बार देखो कैसे कम बैक किया CP ने। देखा आपने CP ने कैसा कम बैक किया इस बार पेपर में? बिल्कुल, DM और CP पेज। इसके अलावा जितने भी हैं वहां मैंने देखा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका अप्रोच बनी जाती है। लर्निंग का भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, वो एक ही तरह आर्स और उसमें घुमाना शुरू कर देता है, ठीक है। कोई बात नहीं यार, CP ने जो किया सो किया, मगर खैर हमारा काम है चीजों को इम्प्रूव करना, और हम इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, समझ रहे, हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक हो गई बात? तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। खैर, अच्छा आगे चलते हैं जल्दी से, फिर हम उस पर आते हैं कि पेपर में क्या चेंजेस आएंगे। प्रेशर और पैनिक को कैसे रिड्यूस करेंगे? अगेन इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, अभी बताया, एग्जाम प्रेशर और पैनिक को कैसे रिड्यूस करेंगे, कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन एंड में देखेंगे, अर्ली पेपर जरूर सॉल्व करेंगे, ये वही वाली बात आ गई। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यार, पेपर से पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस शेकी होता है, उनको डर लगा होता है, पता नहीं आज पेपर में क्या होगा। कुछ लोग जहन में सोच के जाते हैं कि बजटिंग का सवाल जो कि चला गया बजटिंग, वो मैं आखिर में करूंगा, वो मुश्किल आता है। स्टीरियोटाइपिंग समझते हैं, BMBS में होता था स्टीरियोटाइपिंग, कि पहले से इंप्रेशन बना लेना, पहले से एक गलत फहमी पाल लेना कि पठान है तो जी गुस्से का तेज होगा, अल्लाह माफ करे, हाँ सरदार जी तो बेवकूफ होगा। यार कैसी बातें कर दी आपने, मतलब ये एक स्टीरियोटाइपिंग बता रहा हूँ, ये एक छोटी मिसालें दी जाती, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप पाल लेते हैं कि यार फला टॉपिक आएगा तो मैं पहले करूंगा, फला टॉपिक आएगा तो मैं एंड में करूंगा, ठीक है, जनरलाइज कर लेते हैं, ये गलत है यार। हेलो इफेक्ट, यस एग्जैक्टली, हेलो इफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस, क्या बात है जी, बिल्कुल सही का, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, परफेक्ट। तो यार ये ना करें प्लीज, कुछ भरोसा नहीं होता, पता है मैं आपको बताऊं, बजटिंग अभी इस बार नहीं आया, इससे पिछले टाइम में पिछले में बजटिंग आया, आसान तरीन सवाल था पेपर का, टाइम वैल्यू मनी मुश्किल तरीन सवाल था। तो कभी ऐसा होता है एग्जामिनर आगे पीछे करता है चीजें। तो यार अवॉइड स्टीरियोटाइप्स, अवॉइड क्या कहते हैं उसे, के रॉन्ग परसेप्शन अबाउट टॉपिक। और यार आप तो, अब आप रीटेक वाले हो, अगर रीसेट वाले हो, तो आपके पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं, अब तो आपको डू और डाई, तो आपको पास करना है, फौरन पास करना है, इसी में पास करना है इंशाल्लाह। तो फिर तो ये बातें खत्म हो जाती हैं कि ऐसा था वैसा था जो था, नहीं यार, अब सेकंड टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट टाइम वाला भी नहीं करना चाहिए किसी को, मगर सेकंड टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं यार, ये बातें हम सोचें, ठीक है। वो पिक नहीं होते, कैसे स्टार्ट करें? अब्दुल कादिर, उनको तरीका करने का तरीका ही है, उनकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ें, ठीक है, जैसे मैं बात भी करूंगा, उनके साथ डेटा बना ले, कम चीज होती है डेटा बनाना, ठीक है। डेटा कैसे बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, कुछ मेन बुलेट्स
कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ मेन वर्किंग साइड में करते जाए, साइमल्टेनियसली करते जाए। ये बड़े सवालों को करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो बीएफडी में भी काम आता है। इवन एमएसए2 में वहां 50 मार्क का सवाल आता है, यहाँ तो चलो 15-15 20 मार्क का सवाल, बीएफडी में 20 से 25 मार्क का सवाल आता है, यहाँ तो 15 16 17 18 का सवाल आता है। और आगे भी यही होने वाला है, जो मैं अभी पेपर भी चेंजेस से बात करूंगा। तो द पॉइंट इज कि जो ग्रिप में ले लेगा सवाल, रीडिंग अच्छी कर लेगा, नोटिंग थोड़ी बहुत कर लेगा, कुछ बुलेट बना लेगा, पॉइंटर बना लेगा, इंशाल्लाह उसके लिए बहुत आसानी है। अच्छा, रिवीजन को रिवाइज करने के लिए यार ये देंगे, गिव रेगुलर टेस्ट, रेगुलर टेस्ट प्लीज यार देखें, हम भी टेस्ट लेते हैं और जरूर आप टेस्ट जो है वो दें, टाइमली टेस्ट दें ताकि टाइमली रिवीजन हो जाए, टाइमली रिवीजन हो, ठीक है। और एक बड़ी चीज, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें प्लीज यार, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें। खास तौर पे मैं ऑनलाइन वालों से मुखातिब हूँ, मेरा हर दूसरी तीसरी क्लास में एक रिकॉल मैसेज होता है सबको, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें क्योंकि रजिस्टर आपका एसेट है। पूरी पूरी वीडियो से रिवाइज करना बेवकूफी है, इतना टाइम नहीं होता है। रजिस्टर इतना तगड़ा बनाएं कि आप रजिस्टर को देखें, रजिस्टर को नजरों से गुजारें, आपको 1 घंटे में टॉपिक समझ आ जाए, सीरियसली स्पीकिंग रिवाइज हो जाए। तो कहने का मतलब है कि यार अगर ये आप रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करेंगे, रेगुलर टेस्ट देंगे, आपको रिवीजन में इतना मसला नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, इसको नोट करें तो कोड ले नोट, इसमें नोट करना है कुछ तो नोट कर लें। लेंथी कोर्स है तो हमने कहा कि भाई तो आईकेप ने इसको रेमेडी कर दिया, सही है। ऑनलाइन के भी टेस्ट होते हैं, बिल्कुल जी, ऑनलाइन के भी टेस्ट होते हैं और वो चेक करके वापस भी किए जाते हैं। अभी एक टेस्ट हमारा हो भी गया है, फिजिकल वालों को वापस कर दिया, ऑनलाइन वालों को भी हमने जो फिजिकल दिया था उनको वापस कर दिया, बाकी जो जिन्होंने ऑनलाइन दिया था उनको हम वापस करने वाले चेक करके। अच्छा, ये आकिब अभी इस पर बात करते हैं कि नए टॉपिक आए और अब पेपर में क्या होगा, पेपर का नक्शा कैसे होगा। जी बिल्कुल, बुक तो आ गई हमारी, बुक से ही पढ़ेंगे। इसमें किसी को नोट करना है कुछ या मैं आगे बढ़ जाऊं? कोई अगर नोट करे तो मैं रुक जाऊंगा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा अगले एजेंडे की तरफ, जो हमारा अगला एजेंडा है। हम पहले पेपर सीरीज पे बात कर लेते हैं। पेपर लेंदी आता है और ये शाफे अभी से नहीं, पेपर पिछले मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तकरीबन तब से पेपर लेंदी आ रहा है, पिछले 5 साल से, 6 साल से इनफैक्ट, ठीक है 6 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं कहूंगा कैफ का तो पेपर, इवन सीए फाइनल का पेपर भी जो है लेंदी आ रहा है, चैप्टर वाइज ग्रेड बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल हमारे वो वैलिड रहेगी। अच्छा, अब मैं अभी बताया नहीं, बता रहा हूँ यार, ये सिलेबस है नया हमारा, ठीक है, ये सिलेबस है हमारा और इस सिलेबस में ये आप काट दें, ये आपके काम के नहीं है, ये हमारे काम के नहीं, किसी के भी काम के नहीं। ये पता नहीं क्यों आईकेप ने लिखे हैं। पहली ग्रेड है 35 से 45 मार्क्स की, दूसरी ग्रेड है 20 से 30 मार्क्स की, तीसरी ग्रेड है 30 से 40 मार्क्स की। अच्छा, पहली ग्रेड में क्या क्या इन्होंने किया, पहली ग्रेड में ये किया नहीं, अब ये बहुत गौर से सुनने का है क्योंकि ये नया नक्शा आ रहा है। पहली ग्रेड में इन्होंने जो है ना वो टॉपिक रखे हैं ओवरहेड्स। पहली ग्रेड में इन्होंने रखा है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। पहली ग्रेड में रखा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ठीक है। पहली इसमें रखा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल भी आ गया और एक पहली ग्रेड में नया टॉपिक आया है, नया टॉपिक आया है जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये टॉपिक कहाँ से आया, क्या ये अभी पैदा हुआ है टॉपिक, दुनिया में कब आया ये टॉपिक? इस टॉपिक के बारे में ये कहता चलूंगी, ये जो टॉपिक है न्यू टॉपिक एबीसी, इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ कि कैसा टॉपिक है, आसान है, मुश्किल है, किससे कनेक्टेड है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत पढ़ाया है सीए फाइनल में। ये टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जिसे हम एबीसी भी बोलते हैं प्यार से। ये टॉपिक प्रीवियसली था कहाँ पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैक में था, जो मैं आपको बताया जहाँ से मैंने अपना सीए का करियर शुरू किया। टीचिंग तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, तो 16 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग करते हुए, 16 साल से भी ज्यादा इनफैक्ट, मगर सीए की टीचिंग करते 7 साल हुए ऑलमोस्ट। तो प्रीवियसली ये था कहाँ पे, इन मॉड्यूल एफ मैक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हुआ करता था। और मैं काफी टाइम से एक्सपेक्ट करता कि आना चाहिए, क्योंकि मैक जब से खत्म हुआ, अब ये पेपर नहीं है हमारे कोर्स में ना, ये जब पिछली स्कीम आई थी, पिछली बार स्कीम, ये वाली स्कीम नहीं, पिछली बार स्कीम आई थी, तो मेरी ये पेपर जो है मर्ज हो गया था बीएफडी के अंदर, और अब ये कुछ एरियाज का बीएफडी से भी निकल के मैक उसमें आ गया है, एमएफए में आ गया कुछ, जो अभी नया पेपर है ना कैप 6 में आ गया। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ये मैक में हुआ करता था पहले। अच्छा, ये किसका एडवांस वर्जन है, ये एडवांस वर्जन है ओवरहेड्स का। ओवरहेड जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, जी जी बिल्कुल, स्कीम 2013 में होता था। एडवांस वर्जन है किसका, या एडवांस के साथ मैं एक वर्ड यूज करूंगा, मॉडर्न वर्जन। मॉडर्न समझते हैं, लेटेस्ट वर्जन है, ट्रेडिशनल हो गया, वो पुराना हो गया ओवरहेड का कॉन्सेप्ट, वर्जन ऑफ ओवरहेड्स। यानी कि ओवरहेड का टॉपिक जो कर लेगा सुकून से,
उसके लिए फिर ये एबीसी के लिए बात करना आसान हो जाए। तो इसीलिए मैं इंशाल्लाह थोड़े टाइम में आप लोगों को मैं ओवरहेड्स कवर करने का मौका दूंगा। आप पहले ओवरहेड्स कवर करना, उसके बाद इस टॉपिक को लाइव कवर करेंगे। एक लाइव सेशन में हमारे कवर होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एरिया। पेपर में इसके सवाल कितने कितने मार्क के आ सकते हैं मैं आपको अगर बताऊं। अच्छा, इसका कंटेंट कहाँ से आएगा सर, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो ये चूंकि मैंने आपको बताया कि ये मॉड्यूल एफ का है, तो मेरे पास पूरा एक हैंडआउट बना हुआ है हमारी किताब में जो है पूरा। ये मैं अगर इंडेक्स बताऊं तो हमने पूरा एक अलग से चैप्टर बना दिया इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और ये अगर मैं आपको एक हैंडआउट दिखा दूं तो ये देखें हैंडआउट हमारे पास रेडी है। पहला पेज है इसका, ये दूसरा पेज है किताब का, तीसरा पेज है इसमें कुछ एरिया एसीसी से भी लिया गया है, ठीक है। चौथा केस है। अच्छा, किसके सवाल कितने कितने मार्क्स से आ सकते हैं, जो असल सवाल है आपका ये देखें जी। आई कैप में ये आया हुआ है, ये तो खैर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई कैप का सवाल दिखाता हूँ, ये देखें जी। आई कैप में कितने मार्क्स का सवाल आया भाई? समर 2009। आपके अंदर समर नहीं होता ना, आपके अंदर समर नहीं होता। ये टॉपिक एबीसी एक्टिविटी बेस्ड मुश्किल नहीं है। ओवरहेड्स जैसे आसान था ये भी आसान, मगर क्या है थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होती है। और ये सीए फाइनल जो समर 2009 ये मैथ का सवाल है। तो देखें कितने मार्क का सवाल आया भाई, 18 मार्क। पहले इसने क्या बोला हुआ है, अब आप गौर करें, सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ये सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या होता है? चलो कुछ नहीं, हाँ कोई प्यार से बताएगा इसका क्या नाम है? इसका प्यारा प्यारा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड रेट। इसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन रेट। हाँ बिल्कुल फैजान अली छा गए लड़के। OAR, हाँ इसका एक और नाम भी बड़ा प्यारा सा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। नाम सुने आपने? तो पहले पार्ट में ये क्या कह रहे हैं, ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर एक निकालना होता है तो ब्लैंकेट, जो लोग माशाल्लाह कॉस्टिंग थोड़ा अच्छा खासा पढ़ा हुआ है ये ब्लैंकेट रेट भी कहते हैं इसको, ब्लैंकेट OAR भी कहते हैं। ब्लैंकेट कहते हैं ओवरऑल। वेरी गुड फैजान अली एंड सुल्तान, यार तुम दोनों ने बहुत अच्छी बात की, दैट्स ग्रेट यार। तो ये ब्लैंकेट OAR भी कहलाता है। और ज्यादा किसी को ब्लैंकेट का वर्ड याद भी ना आ रहा हो, ब्लैंकेट अभी सर्दियों में आ जाएगा खैर, तो इसे हम कहते हैं, हाँ मल्टीपल भी होता है, ज्यादातर अलग अलग ही होता है मगर कभी सिंगल भी होता है। तो ये OAR है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप देख रहे हैं कनेक्टेड है। कितने मार्क का सवाल है? 18। यानी कि ये पहली ग्रेड में, और मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस बार पेपर में आ भी जाइए, क्योंकि नया टॉपिक है ना। ग्रेड में आप देखो इसकी वेटेज कितनी है। इस ग्रेड में ज्यादा ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है, इस ग्रेड में ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है। इस ग्रेड में ज्यादातर जो टॉपिक है वो लेबर है, छोटा टॉपिक है, सही है। ओवरहेड्स का टॉपिक है, ठीक है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक है। ये जो फीफो एफको वगैरह होता है, परपेचुअल इन्वेंट पीरियोडिक वगैरह होता है, सही है। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का टॉपिक है, और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो मैं इसीलिए समझ रहा हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये जो पहली ग्रेड है, जिसमें वैसे तो कुछ इतना खास, मतलब अगर प्रीवियस कोर्स से देखा जाए कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है इस बार ओवरहेड की और इसकी वेटेज बढ़ेगी। ये जो टॉपिक्स हैं, अगर मैं हाईलाइट भी कर दूं यहाँ पे, जो मुझे लगता है इस बार इंपॉर्टेंट होंगे। एब्जॉर्प्शन माइनर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से हमारे कॉस्टिंग में भी आता, जब बड़ा सिलेबस था तब भी ये जगह बना लेता, तब तो अब छोटा सिलेबस तब तो जगह बना ही लेगा ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सुपर इंपॉर्टेंट होगी। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बाकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को मैं कहूँगा 18 मार्क का, क्या मैं अभी 20 मार्क का सवाल भी दिखाऊंगा। आई थिंक ये 20 मार्क का भी आया है। अच्छा मुश्किल नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो अगर ये समझ रहे हो मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। थोड़ा ओवरहेड का आइडिया होगा तो फिर और ज्यादा जो है चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहा जाता है दुनिया में। मैंने कहा ना ACCA में तो मैं बहुत, मैंने ये टॉपिक कब पढ़ा था, मैंने जिंदगी में पहली बार ये टॉपिक पढ़ा था 2008 में, 2009 में, सॉरी 2009 जून में मेरी अटेम्प्ट थी F5 की। ACCA F5 के अंदर ये टॉपिक था, बहुत मजेदार टॉपिक था, बहुत मजा आया था मुझे। खैर तो कहने का मतलब है जो पहली ग्रेड है हमारी 35 से 45 मार्क की, सबसे भारी ग्रेड है, सबसे भारी ग्रेड है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो गए? एब्जॉर्प्शन मार्जिनल हो गया। अगर मैं बुक से बात करूं, ये हमारी बुक का इंडेक्स है, तो ये ग्रेड ए में हमारे पास, ये ग्रेड ए में हमारे पास, ये भी ग्रेड ए में हमारे पास, ये ग्रेड ए में हमारे पास, समझ रहे हैं? तो ये सारा एरिया, लेबर का एरिया भी ग्रेड ए में। तो ये पूरा एरिया, ये मतलब हमारी ये किताब का इंडेक्स है, जो नई किताब हमने बनाई है, ठीक है, जिसमें सोल्यूशन वगैरह भी अच्छे खासे हमने रखे हुए। तो ये वो एरियाज हैं, ये सॉरी इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स, ये सारा ग्रेड है, ये सारा आप देख रहे हैं ग्रेड ए में आ रहा है। और कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है यहाँ से? 35 से कितने मार्क्स? 35 से 45, एवरेज निकालो 40 बनता है, एवरेज 40 बनता है। तो 40 का मतलब है कि अगर यहाँ से 18-20 मार्क का सवाल बन गया, 18 मार्क का यहाँ बन गया, या 15 मार्क का भी बन गया, बाकी 15 मार्क का यहाँ बन गया, हल्का बुल्का इन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पूछ लिया या लेबर पूछ लिया, तो बहुत आसान से हो जाएगा। बुक रजिस्टर्ड स्टूडेंट को घर पे पहुंचा दी जाएगी। अगर वो कराची में तो एकेडमी से पिक कर लेंगे, और अगर कराची से बाहर है तो उनको उनके शहर में विद नॉमिनल डिलीवरी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। खैर तो वो मसला नहीं है।
अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये एक्टिविटी, अच्छा एक और चीज दिखाई थी मुझे, एक ये सवाल है 18 मार्क का, फिर एक और सवाल है, ये देखें ये कितने मार्क का है, 15 मार्क का है, विल्सन, विल्सन के नाम से एबीसी से काम करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है अंडर एबीसी, डायरेक्ट एबीसी करवाया है, ट्रेडिशनल नहीं करवाया इस बार, जब भी मार्क्स कम करती, ये भी हम इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक इब्राहिम इंडस्ट्रियल, ये कितने मार्क का सवाल है, ये देखें जी, ये 15 मार्क का सवाल है, इब्राहिम इंडस्ट्रियल के नाम से ये जो सवाल है, क्या करना है जी, एक्टिविटी बेस के ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर एक चीज होती है, ये वैन का ड्राइवर नहीं है जी, कॉस्ट का ड्राइवर, ये कॉस्ट का ड्राइवर क्या होता है ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो 15 मार्क का सवाल ये आया है, फिर ये आफरीदी का नाम है, लोगों ने कहा जी मिसबा का नाम आ रहा है, आफरीदी का नहीं आ रहा, ये आफरीदी का नाम भी आ गया जी। जी एबटाबाद भी डिलीवर हो जाएगी जी, एबटाबाद सवाद पता नहीं कहाँ का डिलीवर हो गया। विंटर 12 का सवाल आया, 12 मार्क का, 12 मार्क का, छोटे सवाल भी आए हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है सऊद, आप जो है वो अनरजिस्टर्ड होके भी ले सकते हो। ये देखें 20 मार्क का सवाल आया है, ये देखें 20 मार्क का सवाल आया है, कब आया है, ज्यादा पुराना नहीं है, नहीं फाइनेंशियल ही होंगे शाफे, समर 12 में, समर 12 में 2012 में, क्योंकि मैक बाद में मैंने कहा था खत्म हो गया था। तो कितने मार्क का सवाल है, 20 मार्क का, एबीसी से काम करना है, सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, देखा अभी पीछे भी देखा था आपने, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, ओएआर याद आ रहा है, कभी लेबर आवर पे होता था, कभी मशीन आवर पे होता था, ओएआर एंड एबीसी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वालिटी क्वेश्चन आईकैप के भी और मेरे अपने बनाए हुए भी मौजूद हैं। आफरीदी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा मतलब जिसे कहते हैं नॉन आईकैप क्वेश्चन है, वो आईकैप का क्वेश्चन नहीं है, आफरीदी वाला जो है जो अभी से पहले दिखाया था, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है आफरीदी का, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो कुछ क्लास में करने के, ठीक है, वो आप इनबॉक्स कर दें यार, बुक रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मेरे नंबर पे इनबॉक्स कर दें। तो ये एक नया एरिया ऐड हुआ है, मगर हल्का नहीं ले सकते। अच्छा देखें, इस एरिया को आप बिल्कुल खातिर में ना लें, और देखें ये चीज नहीं करिएगा कि छोड़ के चले जाए, भाई किसने कहा ये छोड़ के जाओ, खुदारा ये गलती नहीं करना। 15 मार्क का सवाल आया हुआ है यार, 20 मार्क का सवाल आया हुआ है, अगर पहली बात, दूसरी बात ये ग्रेड ए में रख दिया, एग्जामिनर ने इसको रखा भी भारी ग्रेड में, यानी कि जो महंगी ग्रेड है उसमें रखा है, सही है ना। तो कहने का मतलब है कि प्लीज आप इसको हल्का नहीं लीजिएगा, देखें 18 मार्क, 20 मार्क, 15 मार्क, 12 मार्क मुख्तलिफ हुआ। तो ये एक एरिया है जो हमारा एक ऐड हुआ है। और कटा क्या क्या एरिया मैं आपको बताता हूँ। तो ये ग्रेड ए में है, और मैं समझता हूँ इस बार चांसेस हैं क्योंकि पहली बार क्या कहते हैं टॉपिक आया हुआ है, तो मे भी शायद ये मिला के, इन दोनों को मिला के सवाल बन जाए कुछ, और कुछ कहानी जो है वो नजर आ जाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, ये तो लेबर लर्निंग का, हाँ सॉरी, लर्निंग कर्व का एरिया भी ग्रेड ए में। तो मैं अगर इंडेक्स पे वापस जाऊँ तो जो लर्निंग कर्व का एरिया था ये रहा, ये भी ग्रेड ए में आता है, ठीक है। नहीं मैं नहीं समझता सना वापस क्लास लेनी चाहिए। देखें एक टॉपिक है, ये टॉपिक तो कोई रिफ्रेशर वर्कशॉप टाइप में भी कवर हो जाए, सीरियसली स्पीकिंग। अगर जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं प्लीज वो एक टॉपिक की क्लास में लेंगे, ये मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि ये नहीं कि जी मैं कहूँगी जी नहीं आपको तो इस टॉपिक की पोस्ट ग्रेजुएट बैच पूरा लेना चाहिए, नहीं, सिर्फ इस टॉपिक की वजह से आप परेशान ना हो, ठीक है। ये टॉपिक का हम कुछ ना कुछ कर देंगे, आप पहले भी आपको पता है हम कुछ फ्री एक्सेस वगैरह कर दिया करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स का, तो वो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। जो बंदा क्या कहते हैं, हाँ क्लासेस किसको लेनी चाहिए मैं आगे बात कर लूंगा, कि अगर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं उनको देख लें, अगर वो पैरामीटर पूरे नहीं उतरते तो आप क्लासेस लें, वरना कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपनी गलती पता है तो आप उसको कर दीजिए, ठीक है। हाँ एमएफए और कॉस्ट में गैप नहीं है, तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है शाफे, इस पे एंड में देखते हैं, बात करते हैं। ये तो खैर कोई टेंशन की बात नहीं, प्रोफेशनल पेपर्स हैं यार। गैप का मैं कहूँगा कि फर्क बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि असल जो गेम चेंजर है वो लास्ट के 15 दिन होते हैं, तो एक आध दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट खैर पे बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो कहने मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ भाई, खाली इस टॉपिक की वजह से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हो, और अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको लगता है रेगुलर टेस्ट देने साथ साथ बैच के, आपको लगता है कि नहीं जो है वो प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, कंटेंट जो है हमारा अगर आपको लगता है वो फॉलो करना है, तो फिर आप क्लासेस लें। वरना मैं समझता हूँ अगर आपको पता है कि जी आपकी गलती क्या है, आपको पता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको पता है कि आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल है, उसी में आपने जो गलती रह गई थी या जो टॉपिक आपसे मिस हो गए थे या जो आप सही तरह नहीं रिवाइज कर सके थे उनको करने हैं, तो फिर आप जो है वो मैं कहूँगा कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आप सुकून से अपना सेल्फ स्टडी, मगर आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे पहले भी का डायरेक्शन, क्योंकि ये ना हो खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखेंगे ये एक टेक्निक है, ये एक आर्ट है, पेपर निकालना एक आर्ट है, पढ़ना कैसे एक आर्ट है, और ये आर्ट आगे तक जाएगा, आगे तक जाएगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह MSc 2 तक लेके जा रहे हैं, तो आप यहीं पे ही अपने आप को पॉलिश कर लें, समझ लें, गलतियों को आइडेंटिफाई कर लें, ताकि इस तरह के मिजाज वाले जो पेपर्स हैं जो आगे जाके, मिजाज वाले पेपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग नहीं है, ये इको नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये ऑडिट नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, डेमोज अलावा है यार, आप आराम से आए, सेटिस्फाई हो, कोई हमारे यहाँ जल्दी नहीं है, ठीक है सेटिस्फाई हूँ।
तो फिर आपको लगे जरूरत है तो फिर आप, और ये भी कह सकते हैं आप कुछ क्लासेस देख के देख लें डेमो, आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट आ रही है, वैल्यूएडिशन हो रही है और अप्रोच चेंज हो रही है और आप अपने करीब जा रहे हैं टारगेट्स के, तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज जो है वो कोई जिसे कहते हैं कि इसमें वो नहीं, आप अपने हिसाब से लेके चलें चीज़ों को जैसे आपको लगता है। मगर मैंने आपको बता दिया गलती रिपीट नहीं करनी, ये कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। न्यू स्टार्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। न्यू स्टार्टर मुझे इनबॉक्स कर दें, कोई मसला नहीं है, मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप का नंबर मेरा ये है, तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको क्लासेस वगैरह के बाद फारिग होकर रात में रिप्लाई कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे करता है। डेमो कितने है जी, हफ्ते 2 हफ्ते आप डेमो ले लें, कोई मसला नहीं है यार, खैर हो गई, ठीक है। देखें आपका कंफर्ट में आना जरूरी है और फीडबैक जरूर लीजिएगा उन लोगों से जो हमसे पढ़ चुके हैं, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हम लेके कैसे चलते हैं चीज़ों को। तो मतलब मुझे ख्याल से मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मुझे कॉपी पेपर की बात करनी चाहिए, मेरी बारे में बात आप उन लोगों से करें जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है। खैर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, मटेरियल होगा, वो कल शुरू होगा 2 बजे, वो कल 2 बजे शुरू होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा टाइम में शुरू करेंगे, पहले जरा मटेरियल शुरू करेंगे, साथ में ओवरहेड का डेमो लेक्चर देंगे आपको, डेमो देखें आप पहले, ओवरहेड को थोड़ा साथ में प्रिपेयर करें, लाइव में आप मटेरियल्स करें और फिर उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह फिर एबीसी शुरू करेंगे लाइव में, एक आध हफ्ते में शुरू कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, खैर वो मैं प्लान कर लूंगा। अच्छा, सेकंड है प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग बैकबोन है जी, ठीक है, ये एज इट इज है हमारे पास। सेकंड जो भारी ग्रेड है, सेकंड नंबर की जो ग्रेड है वो 20 से 30 मार्क की है, सॉरी सबसे लाइट ग्रेड है, इनफैक्ट 25 मार्क की ग्रेड है प्रोसेस कॉस्टिंग की। और प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसमें टारगेट कॉस्टिंग है, इसमें ये पुराना टॉपिक है सारा, अब सब पुराना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स जो है वो इसमें थोड़ा सा फीफो एफको की जो बात हो रही है कि इसमें कभी फीफो आता है कभी एफको आता है, रीवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पेपर में आ सकती है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग आ सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस जो इस बार भी पेपर में आया, जामिल इंडस्ट्री सवाल छप गया पुराना वाला, सही है, मैं भी दिखा भी दूंगा आप कहेंगे तो स्क्रीन पे। तो कहने का मतलब है ये टॉपिक वेरिएंस एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। मगर मुझे हैरत इस बात पे हो रही है, मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, इसमें 3 टॉपिक है काम के, इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसमें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट है, इसमें टारगेट कॉस्टिंग है। चलो टारगेट कॉस्टिंग छोटा टॉपिक होता है, वेरिएंस एनालिसिस। अब आप अगर गौर करें ये जो है ना बड़े टॉपिक माने जाते हैं, मगर इनकी ग्रेड थोड़ी छोटी हो गई है, 20 से 30 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में मैं अक्सर आपसे एक बात करता हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग किसी के मर्ज हो सकता है। किसी को ये बात पता है जिन्होंने कॉस्टिंग का अटेम्प्ट किया है, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है। किधर, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग इधर कनेक्ट हो जाता है, किधर, एब्जॉर्प्शन मार्जिन। एक सवाल भी है लिमिटेड ऑटम 90 में सवाल भी आया है। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस कॉस्टिंग वो चाहे तो यहाँ ना पूछे, वो चाहे तो इस ग्रेड से ना पूछे ना, क्योंकि एग्जामिनर तो शरारतें करता रहता है और हम इससे जानते हैं, बखूबी वाकिफ है इसकी शरारतों से, हम बखूबी वाकिफ है। तो यहाँ ना पूछे, यहाँ वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूछ ले, ये वेरिएंस एनालिसिस, ये टारगेट कॉस्टिंग पूछ ले, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट पूछ ले, प्रोसेस को यहाँ मर्ज कर देगा क्योंकि ये तो भारी ग्रेड है ना। और 2020 में भी थोड़ा बहुत मिक्सचर हुआ, थोड़ा सा मिक्सचर हुआ, मगर 2019 में तो बहुत बड़ा मिक्सचर हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रेड को ये ना समझे कि सिर्फ ये टॉपिक है, इसमें मैं समझता हूँ आप प्रोसेस कॉस्टिंग भी ऐड करें, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रोसेस कॉस्टिंग भी आ सकता है। तो एग्जामिनर को डबल टिकट मिल जाएगा, डबल मजे हो जाएंगे, वो एब्जॉर्प्शन मार्जिनल ही पूछ लेगा, थोड़ा प्रोसेस ही पूछ लेगा और ग्रेड भी अच्छी यूटिलाइज हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहूंगा इस ग्रेड को आप हल्का ना लें, इसमें एबीसी एक गेम चेंजर होगा जो कि नया टॉपिक, इसमें प्रोसेस आ गया। प्रोसेस का जो मर्जर वाले टॉपिक होते हैं थोड़ा टफ टाइम देते हैं स्टूडेंट्स। वैसे मेरे हिसाब से आसान ग्रेड मेरे हिसाब से ये है, मगर इस ग्रेड को अगर एग्जामिनर मुश्किल बनाना चाहे तो एग्जामिनर का टूल क्या है मैंने आपको बता दिया। एबीसी न्यू टॉपिक इस वजह से, और प्रोसेस कॉस्टिंग एंड मर्ज करके एब्जॉर्प्शन मार्जिनल पूछ ले, जो स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल लगता है, वो फिर यहाँ पे इस तरीके से खेल सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ये ग्रेड बी के टॉपिक हो गया, कौन से, ये ग्रेड बी के टॉपिक है, ये भी ग्रेड बी के टॉपिक है, ग्रेड बी के टॉपिक है, ये भी ग्रेड बी का टॉपिक है। अब क्या रह गई, एक ही ग्रेड रह गई हमारे पास, अब एक ग्रेड रह गई है हमारे पास फाइनली, ठीक है। कौन सी रह गई, ग्रेड सी। ग्रेड सी में क्या क्या है देखते हैं। ग्रेड सी में हमारे पास है जी सीबी एनालिसिस, हरदिल अजीज तो नहीं है ये, खैर उल्टा बोलूं हरदिल अजीज का। और क्या जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग है इसमें, ठीक है जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग है। सीबी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, फर्दर प्रोसेस डिसीजन करेंगे, सारा रेलेवेंट कॉस्टिंग में आता है। और क्या क्या इसमें हमारे पास, शट डाउन करें, ईओक्यू जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है इंशाल्लाह कल से 2 बजे से, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल। तो ये सारे एरिया जो है हमारे पास ग्रेड सी में, ये ग्रेड सी में, ये ग्रेड सी में, ये ग्रेड सी में। अच्छा, ये दोनों टॉपिक भी मैं कहूँगा ग्रेड ए में लेके जाएं। ये जो टॉपिक है ना, इनको आप ग्रेड ए में रखें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, मिला के भी लिख सकते हैं, एंट्रियां बनानी होती हैं, दिस इज ग्रेड ए।
टारगेट कॉस्टिंग कौन सा था? टारगेट कॉस्टिंग ग्रेड बी था, आई गेस। हाँ बी था। तो ये पूरी समझे मैंने मैपिंग कर दी है कि हमारी किताब का कौन सा टॉपिक किस किस ग्रेड से कनेक्टेड है। सारा कोर्स आपके सामने आ गया। ये समझे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं कि कौन कौन सी ग्रेड में कौन से टॉपिक हैं। और आप देखें रेड ज्यादा है, यानी कि पहली ग्रेड सबसे भारी है, पहली ग्रेड सबसे भारी है। और सबसे छोटी ग्रेड आपको सी लग रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे मैं कहूंगा टेक्निकल ग्रेड ग्रेड सी है, टेक्निकल ग्रेड ग्रेड सी है। और ग्रेड सी के मार्क्स भी अच्छे खास हैं, ग्रेड सी के मार्क्स सबसे कम नहीं है। ग्रेड सी के अगर आप मार्क्स देखें वापस जाके, पहली ग्रेड बहुत स्कोरिंग, पहली ग्रेड बहुत स्कोरिंग है, सुपर स्कोरिंग है। मगर जो तीसरी ग्रेड है ना, उसको भी आप देखें कितने मार्क बन रहे हैं। तीसरी ग्रेड में भी बन रहे हैं कुछ 35 मार्क। अगर मैं 100 दिखाऊं तो ये 100 बन गया। एवरेज निकालूंगा, मिड 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 फिगर निकालूं, एवरेज निकालूं तो ये 40 आ रहा है, एवरेज 25 आ रहा है, एवरेज 35 आ रहा है। तो ये 35 मार्क की ग्रेड मैं कहूंगा ये पेपर में थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे टफ टाइम दे सकती है स्टूडेंट को डायरेक्टली। और 40 मार्क की ग्रेड मैं कहूंगा सबसे आसान तरीन ग्रेड है ये। मतलब इसमें मैं समझता हूँ इसमें हाँ प्रोसेस मिल गया या एबीसी आ गया। एबीसी भी यार मैं कहूँगा मुश्किल नहीं है, नया होगा इसमें से थोड़ा सा स्टूडेंट वो हो रहे होंगे। और सबसे मैं कहूँगा कि इजी ग्रेड ही है, सबसे इजी ग्रेड, क्योंकि प्रोसेस है तो नॉर्मली बच्चे अच्छा पढ़ के जा रहे होते हैं, ज्वाइंट बायप्रोडक्ट में अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं। तो मतलब बच्चे, बल्कि मैं कहूँगा ये दो ग्रेडें भी ना मतलब एक जैसी हैं। आपकी सबसे आसान ग्रेड ए वाली ही है, ठीक है, मगर उसमें भी अगेन अलर्ट रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई आपको? चाहिए टॉपिक कौन कौन से कटे ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये टॉपिक चले गए भाई, ये टॉपिक चले गए। बजटिंग चला गया, ये देखें ये बजटिंग चला गया है जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चला गया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चला गया। ये चार टॉपिक जो लोग पुराने एक दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं कॉस्टिंग, उनको ये बात पता होगी। ये टॉपिक जो मैंने ये काटे हुए, दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक दिस टॉपिक, ये चार टॉपिक चले गए जो कि अच्छा खासा वेटेज रखते थे, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखते थे पास पेपर्स को देखा जाए। ये एमएफए में आ गया, मतलब जिंदगी से नहीं गए आप। जिन्होंने बीएमबीएस पास कर लिया उनकी तो जिंदगी से भी चले गए, मगर जो आम बच्चा है कॉस्टिंग का जो नॉर्मल उसमें आया है उसकी जिंदगी से नहीं गए, उसको आगे एमएफए में टकरा हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जामिनर ये नहीं है कि ये बेकार टॉपिक थे, बस कोर्स को बैलेंस करने के लिए जो शिकायत रहती थी स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी कि यार ये बहुत बड़ा कोर्स है, उसको उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी, ये थोड़ा सा हमने बात कर ली। हमारा एजेंडा जो है ये वाला भी कंप्लीट हुआ। तो हमने कौन कौन से एजेंडे में बात कर लिया है? आई थिंक हमने पहला एजेंडा कवर कर लिया है अपना, और हमने तीसरा एजेंडा कवर कर लिया है। ठीक है, ओवरऑल अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए, व्हाट वेंट रॉन्ग इन ऑटम 21 एंड पोस्ट रिजल्ट बैच। अच्छा ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसको क्विकली कर लेते हैं चीजों को। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें यार, कुछ बातें समझ आ रही हैं? देखें रास्ता, परेशान ना हो, परेशान ना हो, रास्ता तो अभी बहुत बाकी है, मंजिल तो अभी काफी दूर है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मंजिल तो ये है ना यार, 6 महीने का लॉस यहाँ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। चलिए 1 मिनट में अजान के बाद बात करूंगा, अजान हो रही है, 30-35 सेकंड रुकेंगे जरा, अजान के बाद बात करेंगे, प्लीज अजान के बाद बात करेंगे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये 2-3 सवाल है इनके जवाब दे दूं जल्दी जल्दी से। हाँ भाई, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग चला गया है, बिल्कुल सारा न्यूमेरिकल हो गया, नहीं थ्योरी इसमें आ सकती है। ये कुछ एरियाज हैं जो हमारे कोर्स में है जिनसे थ्योरी बन सकती है। ये जो एरिया है ना, क्या कहते हैं, मटीरियल्स, इसमें थ्योरी बनती है अक्सर, तो थ्योरी यहाँ से आ सकती है। ठीक है, थ्योरी यहाँ से भी आ सकती है, थोड़ी सी क्या नाम है टारगेट कॉस्टिंग से, थोड़ी बहुत थ्योरी लेबर से भी आ सकती है। ठीक है ना, थोड़ी बहुत थ्योरी लर्निंग कर्व से भी आ सकती है। तो जो थ्योरी चाहिए होगी आप टेंशन ना लें, ओवरहेड से भी थोड़ी बहुत थ्योरी आ सकती है, मगर टेंशन ना लें, वो थ्योरी आपको किताबें मिल जाएगी और किताब रीड करेंगे आपको थ्योरी का एरिया हो जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न मैंने देखा, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर देखा है आप लोगों ने? मॉडल पेपर देखा है? मॉडल पेपर के अंदर सवाल की जो लेंथ है ना तकरीबन ऐसी है, और बहुत सारे सवाल उसने ये आपके पास पेपर से उठा के डाले हुए, रिसेंट में उठा के डाले हुए उसने, पता है आपको ये बात? मॉडल पेपर आप देखेंगे ना आपको लगेगा ये बिल्कुल मतलब कोई इसमें नया सवाल नहीं था, कोई एमसीक्यूज नहीं है, कोई इसमें एमटीक्यूज नहीं है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीखना 15 मार्क 20 मार्क, और 9 सवाल उसने ऐसे ही रखे हैं आइडिया देने के लिए। मगर आपको मैं बता दूं वो जो सवाल आएंगे वो इसी इतना आएंगे, मतलब सवाल की जो लेंथ है, मतलब सवाल का पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, पेपर का पैटर्न वही रहेगा, 15 से 20 मार्क के सवाल आएंगे, 6-7 सवाल होंगे। ठीक है ना, इसी तरह बड़े बड़े सवाल होंगे, कोई इस तरह लॉ की इतना नहीं होगा कि कुछ एमसीक्यू होंगे और कुछ ऐसे होंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सीधा पेपर। अभी तक जो मॉडल पेपर है आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, बिल्कुल हमारी बुक से इनफ होंगे, बिल्कुल जी इंशाल्लाह बुक इनफ होगी हमारी। उसकी वजह ये है कि इसमें क्वेश्चन भी है, क्लास वर्क के, होमवर्क के भी। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं अगले एजेंडे पे आऊंगा। यार ये ऑटम 21 के पेपर में क्या मसला हुआ? पहले तो मैं एक बात कर दूं कि यार देखो पेपर कभी पास नहीं होता ना, उसके पीछे रीजन क्या होता है।
आप में से जो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली या रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ रीजंस लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि यार क्या रीजन था पास ना होने का, ठीक है। और हर चीज की अपनी अप्रोच है। एक रीजन ये होता है जी कॉन्सेप्ट वीक थे, हमने रटे रगड़े लगाए हुए थे, कॉन्सेप्ट लॉजिक हमें पता नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है। एक ये रीजन होता है कि पेपर में जाएंगे आप ऐसे थे, एग्जामिनर तो कॉन्सेप्ट टेस्ट चेक करता है, अप्रोच चेक करता है, एक ये रीजन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट वीक थे। दूसरा क्या है कि नहीं कॉन्सेप्ट अच्छे थे, सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस था कि हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं की। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त थे, आता में सब कुछ था, मगर हमें क्वेश्चन रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला। एक ये रीजन होता है। तीसरा रीजन ये होता है कि नहीं हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे, हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं था, मतलब प्रैक्टिस भी बहुत की थी मगर स्पीड स्लो थी। स्पीड स्लो का मतलब क्या है, पेपर में सिर्फ अटेम्प्ट कर सका कितना, लेट से 70 से कम, बिलो 70 अटेम्प्ट कर सका या बिलो 80 अटेम्प्ट कर सका, लेस देन 75 अटेम्प्ट कर सका, तो ऑटोमेटिकली पासिंग परसेंटेज उसमें फिर आपका जो है ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा कुछ लोगों का मसला ये है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमने जो है ना वो क्या कहते हैं ईयरली पेपर सॉल्व नहीं किए थे, तो हमें पता ही था पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हुआ जी कि हम पैनिक हो गए, पेपर में कोलैप्स कर गया, पेपर में पैनिक अटैक हो गया, ठीक है ना, तो हमने सरेंडर कर दिया पेपर में। तो कुछ चीज ऐसी मुश्किल हुई, कुछ एक दो सवाल मुश्किल हुए तो उसके बाद गए। तो आप मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं इनका 1 का मसला है, कितने लोग हैं इनका 2 इशू है। ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जो लोग पास नहीं कर सके हैं। 1 2 3 4 5 जो मैंने नोट किया 5 ही रीजन है, और कोई रीजन नजर नहीं। अच्छा 6 है, 6 कौन सा बता दो भाई मुझे। 2 4 एंड 5, अच्छा 2 4 एंड 5 ओके, और 2 3 3 4 एंड 5 ओके। नाम नहीं लूंगा मैं ऑब्वियसली है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज है, मैं नहीं डिमोटिवेट करूंगा, ठीक है। 1 एंड 5 2 1 ओनली, 1 तो डेंजरस है भैया, 1 तो डेंजर, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो यार फिर कुछ ना कुछ। फिर छठा मुझे बताओ, फिर आप बताओ छठा, क्योंकि देखो आइडेंटिफाई, अगर रीजन नहीं पता ये ज्यादा मसला है। अगर रीजन मुझे पता है मर्ज क्या है, खुदा ना कहता किसी को बुखार है, पता है बुखार क्यों हुआ है ना, तो हम दवा उसी हिसाब से यूज कर लेंगे, बट अगर पता ही बुखार क्यों हो रहा है तो यार बॉस ये ज्यादा मसला है। बजटिंग नहीं आया दवा, तो बजटिंग तो लोगों की जान ले लेता है यार। ये पैनिक में आता है कि रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग। अच्छा एक और रीजन भी है, सॉरी, हाँ मैं देखता हूँ ये यहाँ पे आएगा कि पेपर में पैनिक हो गए या रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन। रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन समझते हैं कि पहले क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए, इसको नंबर 6 कर देते हैं। ये तो नहीं है, ये भी मेरे ख्याल से एक हम ऐड करते हैं, ये भी हुआ है ना, हो सकता है नहीं। आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करें, देखें ये आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिफाई करें। एंट्रीज ऊपर से कहीं नहीं, एंट्रीज तो यार पढ़ाई जाती है, हर जगह पढ़ाई जाती है और पता होनी चाहिए स्टूडेंट को। बजटिंग तो यार आ भी जाता तो हमजा कितने मार्क मिलते, 15-20 मार्क मिल जाते। 5 एंड 6 अच्छा, और 1 2 3 4 अल्लाह माफ करे ज्यादा खतरनाक है, चलो खैर कोई बात नहीं। 2 एंड 3 ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, ओके। और 2 प्रोसेस कॉस्टिंग वीक रह गया, प्रोसेस कॉस्टिंग तो बैकबोन है यार, वो तो मिल जाता है दूसरी। 1 एंड 4 नहीं, 1 तो मैं कहूंगा यार अगर किसी का 1 का मसला है तो उसको कॉन्सेप्चुअल इशूज है, फिर वो लेक्चर्स देखे तरीके से और फाइनल करे चीजों को। 1 के लिए तो आपको मेरे ख्याल से लेक्चर्स जो है या आपको पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि दोस्त के साथ बैठ के समझे टॉपिक को या किसी तरीके से उसको पक्का करें, ये तो बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा प्रैक्टिस है तो ये आप ओन कर सकते हैं, ये सेल्फ स्टडी पे हो सकती है। अगर खाली प्रैक्टिस का मसला है या आप सेल्फ स्टडी पे जाएं, फिर आपको क्लासेस की जरूरत नहीं। मैंने कहा यार कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं यार आप क्लासेस ही लो तो ही पेपर निकलेगा, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला भाई पेपर निकलेगा, पेपर निकालने वाले तो अल्लाह ताला है, समझे ना। मैं और आप तो कोशिश कर सकते हैं, मगर बात ये कि कोशिश कहाँ पे होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या है कोशिश, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट का मसला है तो ठीक है, फिर लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज अगर प्रैक्टिस का मसला है तो आप खुद करें। स्पीड स्लो है तो यार इसके लिए प्रैक्टिस काम आएगी, मोर प्रैक्टिस विद टाइम मैनेजमेंट। टाइमर लगा के करें, 15 मार्क का 10 मार्क का सवाल है, 18 मिनट में नहीं 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें, 1.5:1 पे जाएं। मोर प्रैक्टिस विद टाइमिंग्स, टाइमिंग लगा के स्ट्राइक रेट में भी काम करना है ना यार, स्लो कम रन बनाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है अमीर को मसला नहीं है, फिर आप लेक्चर्स को फोकस कर लेना। एयरली पेपर सॉल्व नहीं किया आप खुद कर सकते हो, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। स्पीड के लिए आपको अगर चाहें तो लेक्चर पे फोकस करें जहां मैं टाइम पे खास तौर पे फोकस कर रहा होता हूँ, ठीक है। पैनिक हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, एयरली पेपर सॉल्व करें, ये तो मैंने आपको पहले ही कर दिया, ठीक है।
एंड रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन अगेन मैं समझता हूँ कि यार इसके लिए मैं ये कहूँगा प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, कि बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते यार पेपर से पहले। क्यों कॉन्फिडेंट? एक बात मुझे बताएं यार, अगर आप तैयारी करके गए, कोई मसला है क्या? अभी बच्चे पास हुए ना, 1/3 बच्चा पास हुआ ना, खराब रिजल्ट आया, चलो लास्ट टाइम आधे बच्चे पास हुए थे, 49% रिजल्ट, इस बार 33 हुए यार, ऐसा तो नहीं पास नहीं हो रहे। आप कॉन्फिडेंटली जाएं, ये कॉन्फिडेंस ना होना ना बहुत बड़ा मसला है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे पेपर से एक दिन पहले मैसेज करते हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, लग रहा है कुछ नहीं होगा कल, और उनमें से कुछ बच्चे पास भी हो गए माशाल्लाह। तो कहने का मतलब है कि नहीं, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के जाना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज नहीं कहते, जैसे ऑस्ट्रेलियंस है उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, नजर आता है कि यार ये हारने वाले ही नहीं, इनकी 9 विकेट भी गिर जाएंगी ना, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, ये होगा इनका लास्ट मैच भी खेल जाए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखते हो, समझे। आर्टिकलशिप के साथ जो मैनेज करना चाहते हैं, आर्टिकलशिप के साथ मैनेज कैसे करेंगे उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। आर्टिकलशिप के साथ जो मैनेज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान है कि भाई अपना टाइम टेबल बना लें, और ये नॉन आर्टिकलशिप वालों के लिए भी टाइम टेबल बना लें कि भाई आप सुबह क्या करेंगे, मॉर्निंग में क्या होगा। आप मॉर्निंग में तो आप फर्म चले आएंगे, चलो 10 to 6, 9 to 6 जो भी आपका टाइम है, उसके बाद आपके पास जो टाइम है ना 6 से लेके रात के 12 बजे तक, क्योंकि कोई इतनी जल्दी सोता नहीं है, उसमें आप नमाज का टाइम अलग कर लें, डिनर का टाइम अलग कर लें, ठीक है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आपने यूज कर लिया, ठीक है, थोड़ा आपने ब्रेक ले लिया, उसका टाइम अलग कर लिया, उसके बाद आपके जो टाइम है ये कम से कम 2 घंटे बनेगा। जो वो लोग की बात हो रही है जो आर्टिकलशिप के साथ जो है वो क्लासेस लेंगे, आपके पास दिन में 2 घंटे निकलेंगे, ये 2 घंटे आप निकालें। और अगर आप रात में 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो आप सुबह जाने से पहले 2 घंटे निकालें, फजर के बाद ना सोएं, फजर के बाद ना सोएं, ठीक है। लास्ट पेपर के बाद फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक पेपर है तो फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा पेपर है तो मैं कहूँगा रिस्की हो जाएगा, फिर आप पेपर पर फोकस करें, फिर आप पेपर पर फोकस करें। कोई किसी का एक ही पेपर है और वो रीसेट कर रहा है तो फर्म से बात करें 15-20 दिन की छुट्टियों की पहले से, कि जी मैं 15-20 दिन पहले छुट्टियों पे चला जाऊंगा और मैं जो है ना 9 to 6 काम करूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है मुझे, तो आप जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं तो मैं अगेन कहूंगा नहीं, पेपर निकालें, पहले पहले पेपर निकालना है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये करना है, फर्म मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपके नसीब की फर्म कहीं नहीं जाती, नसीब की फर्म कहीं नहीं जाती, पेपर निकालने जरूरी, ठीक है। 46 में पेपर रुका है, रीजन आइडेंटिफाई करें क्या मसला हुआ है और उसके हिसाब से एक्शन लें। अब 46 हो, 40 हो, 30 हो, मेरे हिसाब से सब बराबर हो गए, सब बराबर हो गए। अच्छा और क्या था जी, ये सारी बातें। अच्छा इसमें अगेन टाइम वैल्यू मनी का सवाल था 20 मार्क्स का, ये इन लोगों ने पहला उठाया है, उनको काफी प्रॉब्लम हुई। 20 मार्क्स का मतलब है 35 मिनट में होना चाहिए था, बहुत सारे लोग ऐसे इन्होंने 35 मिनट में नहीं किया, इसके लिए किसी ने 45 मिनट लगाए, किसी ने 50 मिनट लगाए, किसी ने 55 मिनट लगाए, किसी ने 1 घंटा लगाया और किसी ने 1.25 घंटा लगाया। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि इस सवाल में किसी का घंटा या 1.25 घंटा या पौना घंटा या 55 मिनट लगे हों? 1 घंटा लगा ना? नहीं नहीं नहीं, 35 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये सवाल मुश्किल नहीं था यार, ये सवाल मुश्किल नहीं था, ये सवाल किसी का मिस हुआ है, छूटा है किसी का सवाल, ये सवाल दिस वन लिमिटिंग फैक्टर का सवाल था यार, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल था। 55 मिनट लगे, फिर हालत खराब हो गई, मतलब 55 मिनट में पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये सवाल जामिल का रिपीट टेलीकास्ट, ये सवाल जामिल इंडस्ट्रीज का रिपीट टेलीकास्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सवाल था जामिल इंडस्ट्रीज, कहो तो मैं दिखा दूं, कहो तो मैं दिखा दूं, ये देखो, ये देखो जामिल इंडस्ट्री 2016 का सवाल, रिपीट टेलीकास्ट, स्टॉक लेजर कार्ड बना हुआ है, स्टॉक कार्ड बना हुआ है, 2 मटेरियल आ रहे हैं, लेबर आ रहा है, ओवरहेड आ रहा है, ये सवाल रिपीट टेलीकास्ट। अल्लाह का शुक्र हमारे स्टूडेंट ने देखा और खुशी से वो जो है झूम उठे, जी ये देखें क्या हुआ, ये देखें स्टॉक कार्ड बना हुआ है, ये 2 मटेरियल आ गए, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया। खैर रिवीजन में भी करवाया था, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवीजन में भी हो गया था। अच्छा फिर क्या था, फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें यहाँ पे इसने थोड़ी गेम खेली, यहाँ पे थोड़ी गेम खेली है कि 2 वर्क इन प्रोग्रेस थे, 2 वर्किंग प्रोग्रेस थे, 1 और 2, यार टेंशन नहीं, जिसको 1 आते हैं वो 2 भी कर लेता, बस मार्क्स थोड़े कम थे, वो लेंदी सवाल था मेरे साथ, मुश्किल नहीं था, लेंदी था मेरे ख्याल से, जो लोग ने दिया वो एग्री करेंगे इस बात, ये लेंदी हो गया था, टाइम मैनेजमेंट का मसला हुआ इसमें। ऐसा हुआ है क्या? हाफ, हाँ कुछ टेस्टेड था कुछ अनटेस्टेड था, इंस्पेक्शन 60% पे हो रही थी, तो ये WIP ये तो जो था ना ये इंस्पेक्टेड था और ये वाला अनइंस्पेक्टेड था। हाँ बिल्कुल, टाइमलाइन, टाइमलाइन बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारा टूल है टाइमलाइन, जब प्रोसेस कॉस्टिंग आप पढ़ेंगे आप देखेंगे हम टाइमलाइन बनाएंगे, 0%, 60%, 70%, हाँ 40%, 100%, ये टाइमलाइन बना के बेहतरीन तरीके से हो जाता, बेहतरीन तरीके से हो जाता, इतना मुश्किल नहीं था। लास्ट में ब्रेक इन, ये सुपर सवाल था, सुपर सवाल था, सुपर, सही है ना, ये वाकई अच्छा सवाल था, इसने काफी लोगों का टाइम जाया किया, और मगर ये अच्छा बहुत क्वालिटी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत CA फाइनल में ऐसा सवाल आया हुआ है।
और ये क्या था जी, ये एंट्रीज यहाँ तक लोग पहुंचे तो बेचारों की यहाँ पे पैनिक हो चुके थे, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, थक गए थे, टायर्ड हो चुके थे, यहाँ पे पहुंच के लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे, यहाँ पे लोग मेंटली जो है वो परेशान हो गए थे, सही है ना। तो ये सवाल इसी चक्कर में स्पॉइल हो गया। हालांकि ये सवाल, ये नहीं, सॉरी, बी पार्ट की बात करें, ये सवाल भी एंट्रियां बनानी थी प्लस इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये वो वाला एरिया जो ग्रिड ए में है हमारे पास आजकल। ये कहाँ पे है आजकल, ये ग्रिड ए में, जिसको लोग नॉर्मली माजरत के साथ इस टॉपिक का सौतेला सलूक करते हैं इस टॉपिक के साथ, सीरियसली स्पीकिंग। लोग, मतलब स्टूडेंट्स की बात करो, टीचर तो पढ़ाते हैं यार, हम भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, मगर स्टूडेंट इसको रिवाइज नहीं करते, ना एंट्रियां रिवाइज करते हैं, ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग रिवाइज करते हैं, ना इन्वेंट्री। नहीं जी, मेन टॉपिक जो है उनको रिवाइज करेंगे, लर्निंग कर्व रिवाइज कर लेंगे, चलो ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग, सीपी, ईओक्यू मटेरियल, हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग भी रिवाइज कर लेंगे, सही है ना। मगर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज कर लेंगे, ये रिवाइज नहीं, टाइम वैल्यू मनी रिवाइज कर लेंगे, बजटिंग रिवाइज कर लेंगे, बजटिंग में जबरदस्त टाइम लगा देंगे, ये स्पॉइलर। हालांकि ये इजी सवाल था, जो लोग ये जानते थे, मगर इसको टाइम देना था, इसमें मसला है, इसमें टाइम लगा। मगर बहुत सारे लोगों का ये हुआ, जो मुझे समझ आता है, शायद आप एग्री करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास इसको करने का टाइम ही नहीं बचा, या टाइम इतना बचा कि उसमें ये हो नहीं सकता था। लेट से किसी के पास 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में सवाल नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, ऐसा हुआ है किसी के साथ कि वो उसने बोला यार मैं क्या करूंगा, अब तो 10 मिनट रह गए। हालांकि मुश्किल नहीं था, पता है, सीरियसली स्पीकिंग मुश्किल नहीं था। खैर, जो होना था हो गया यार, क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, जो होना था हो गया। मैंने आपको रीजन आइडेंटिफाई करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट में सेशन एंड करना चाहूंगा, और कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट में बस मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारी अप्रोच क्या होगी। हमारी अप्रोच ही होगी, सेल्फ स्टडी यानी कहाँ करना है और क्लासेस कब लेनी, मैंने बता दिया। हमारी अप्रोच होगी, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, बैकग्राउंड से, एंड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक, कि टॉपिक क्यों आया दुनिया में। फिर हम उसकी इजी इलस्ट्रेशंस करेंगे, इलस्ट्रेशंस किसमें है क्या। तीसरे नंबर पे हम करेंगे क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है, एसीसी वगैरह से। और चौथा पे हम करेंगे आई कैप पास। और ये जब ये सारे काम हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, टेस्ट देना। क्या देना है उसके बाद आपने, टेस्ट देना, ठीक है। कोई किसी की क्वेरी है मुझे व्हाट्सअप कर लें इस नंबर पे, मैं आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अब कल हमारी सेशन, कल से इंशाल्लाह चीज़ें शुरू होंगी। कल सैटरडे 2 बजे हमारा सेशन है, जिसमें हम प्रॉपर टॉपिक शुरू करेंगे मटेरियल्स का, 2 to 4। और कुछ मैं ओवरहेड के डेमो लेक्चर्स आपके ग्रुप पे रात तक रख भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्लासेस सैटरडे को होंगी और ट्यूसडे को होंगी लाइव, और कुछ रिकॉर्डिंग आपको मजीद प्रोवाइड की जाएगी हफ्ते में 2 या 3, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को दे दूंगा, और आप ये नंबर नोट कर लें, इसमें आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे आपके अटेम्प्ट पर, जितनी बार चाहे देखें आप। हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, हर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा। आईडी पासवर्ड के थ्रू जो है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, आप उसको जितनी बार चाहें पेपर तक देख सकते हैं। मगर कोशिश करिएगा रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, कोशिश करिएगा पेंडिंग लेक्चर ना रखें, और कोशिश करिएगा सारे टेस्ट के मामले में बहुत सख्त हूँ, पोर्टल बंद कर देता हूँ अगर कोई टेस्ट ना देता। तो टेस्ट के बारे में जो है बहुत ज्यादा पोर्टल वगैरह की डिटेल आपको जो है वो रात तक, थोड़ा लेट नाइट तक, क्योंकि इसके बाद एक और क्लास है वहां तक आ जाएंगी, ठीक है। चलें यार, इंशाल्लाह करेंगे बात। कल एमएफए की भी क्लास है। एमएफए की क्लास कितने बजे से, 2 और अनाउंसमेंट सुन लें। हमारे पास कल ये कॉस्टिंग की क्लास है, सीएमए की 2 से 4। फिर उसके बाद एफएआर 1 की क्लास है, अब्दुल रहमान मिर्जा यंग एनर्जेटिक टीचर है हमारे पास, वो पढ़ाएंगे 4 to 5:30। फिर सर बुरहान की क्लास है, जो कैफ 4 हमारी लॉ पढ़ाएंगे, अगेन एक्सपीरियंस टीचर है, काफी टाइम से लॉ पढ़ा रहे हैं। उनकी क्लास है 6 बजे से लेके तकरीबन 8 बजे तक। और मेरी एमएफए की क्लास है सुबह, कैफ 6 की क्लास है, नया बैच जो शुरू हो रहा है, वहाँ टॉपिक भी शुरू हो जाएगा 11:30 to 1:15। ये कल का स्केड्यूल है सैटरडे का। इंशाल्लाह कोई एमएफए में इंटरेस्टेड है तो कल वो 11:30 ज्वाइन कर ले, कॉस्टिंग में इंटरेस्टेड है 2 to 4 में आ जाए, एफएआर 1 में इंटरेस्टेड है तो ये जरूर, और डेमो अलाउ है, आप जितने चाहे डेमो ले, एंड उसके बाद आप फैसले करें, ठीक है जी। ऑनलाइन क्लास की बात होगी, फिजिकल क्लास जो है वो शाम में। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, नमाज पढ़ लें, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।